हेलो दोस्तों। तो आज से हम जो है अप्रैल 2022 मंथली जो करंट अफेयर आता है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अभी देखिए पीटी 365 करवाने के लिए अभी 5 जून को एग्ज़ाम ही है, तो अभी कोई करवाने का मतलब 3-4 दिन ही रह गए। तो अभी तो करवाना ज़्यादा मतलब वो फ़ायदेमंद होगा नहीं। तो हम अप्रैल का स्टार्ट करेंगे, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर पीछे चलेंगे। ठीक है, अगर आगे का आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर पीछे का ख़त्म करेंगे। जनवरी तक जो है हम बैक में जाएंगे, जब तक मई का हमारा नहीं आएगा। ठीक है। तो देखिए इसके टॉपिक आपने देख ही रखे होंगे वैसे, तो हम सीधा टॉपिक पे ही चलते हैं। तो इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में जो है एक टॉपिक खत्म हो जाए। जैसे आज अगर पॉलिटी, तो पॉलिटी आज खत्म हो जाए एक ही वीडियो में। ठीक है। तो देखते हैं पहला टॉपिक क्या था। सबसे पहला टॉपिक है राज्य व्यवस्था एवं शासन में चुनावी मुफ्त उपहार। ठीक है। जो जैसे जो वो होते हैं राजनेता होते हैं, वो अलग अलग जो गिफ्ट देते हैं ना, जैसे कि अब दिल्ली में ही आप देख लीजिए, तो बसों में लेडीज़ का जैसे फ्री हो गया है ना। उसके अलावा अल्कोहल में भी सुनने में आता कि फरवरी जनवरी में एक मतलब एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर रखा था गवर्नमेंट ने। उसके अलावा सेम जो है वहाँ पे भी कुछ पंजाब में भी ऐसा ही हुआ है, अल्कोहल फ्री हुआ है। ठीक है। तो इस टाइप से चुनावी उपहार से क्या होता है, जो हमारा राजकोषीय वो होता है स्थिति होती है वो और ख़राब होती जाती है। ठीक है। तो इसकी वजह से ये आर्टिकल आया है, इसको देखते हैं थोड़ा सा डीप में। तो हाल ही में जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या कहा कि जो राष्ट्र उपराष्ट्रीय दिवालियापन है, इसकी अवधारणा किससे प्रेरित हो रही है, जो राजनीतिक मुफ्त चुनाव उपहार दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो ये होता क्या है उपराष्ट्रीय दिवालियापन। तो ये एक तरह का राजकोषीय संकट होता है, जो कि क्या करता है, जो राज्य और स्थानीय सरकारें होती हैं उनकी बाजार तक पहुंच को खो देगा, और उससे जो है बढ़ती वित्तीय लागत का उससे सामना करना पड़ता है। ठीक है। मतलब जो एक्स्ट्रा, मान लीजिए आपको बजट का पैसा अलॉट हुआ है। ठीक है। आपको ये कहा गया ये पंचायत को इतना देना है, इतने सुधार कार्य विकास कार्य के लिए इतना देना है, इसको इतना देना है। पर आपने क्या किया, उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो उपहार में बांट दिया। जैसे कि अब दिल्ली में फ्री में बस में आप जा रहे हैं, बिजली के बिल जब लास्ट टाइम चुनाव हुए थे तो बिजली के बिल माफ़ कर दिए थे, है ना। अल्कोहल पे फ्री चल रहा है जो, तो इस टाइप से जो है यहाँ पे आपने लगा दिया। तो इससे क्या होगा, उसकी सरकार की क्या होगी, बाजार तक पहुँच खत्म हो जाती है, और ख़त्म नहीं मतलब कम हो जाती है। ठीक है। और उससे वित्तीय लागत का सामना करना पड़ता है बढ़ती हुई। ठीक है। इससे आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की उसकी क्षमता कम हो जाती है। जो सर्विसेज होती है सरकार की जो देती है वो पब्लिक को, उसकी क्षमता वो कम हो जाती है। ठीक है। तो इसका जो कारण है, तो कारण क्या होता है कि ऐसा मतलब सरकारें कर रही होती हैं, तो वो क्या करती है पैसा इधर अलग उसमें खर्च कर देती है। तो क्या होती है वो, जो कठिन बजटीय विकल्प होता है वो अपनाने के प्रति राज्य द्वारा जानबूझकर अनिच्छा व्यक्त की जाती है। तो वो जानबूझकर उसको फॉलो नहीं करते जो उनको दिया जाता है। ठीक है। जीएसटी के कारण स्वायत्त राजकोषीय स्थिति, इसमें भी कमी आती है। ठीक है। जीएसटी की वजह से फ्रीली जो पैसा खर्च करते हैं उसमें कमी आती है। ठीक है। उसका क्षरण होता है। उसके अलावा सबको पता ही है कोविड-19 महामारी से और आर्थिक बंद से, उसके कारण भी राजस्व की हानि हुई है। ठीक है। पैसा उनके पास थोड़ा मतलब सरकारों के पास क्या है, कम हो जाता है। ठीक है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो लोगों पर उच्च कर हो जाएंगे, राज्यों की अपर्याप्त सेवाएं, और सबसे बदतर स्थिति में राष्ट्रीय एकता के लिए संकट का कारण बन सकता है। ठीक है। मतलब अलग अलग स्टेट, अगर काफ़ी सारे स्टेटों में यही हो गया तो क्या होगा, वो जो राष्ट्र है उसके लिए संकट का एक कारण बन सकता है। ठीक है। अब चुनावी मुफ्त उपहारों के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनावी वादों के रूप में तर्कहीन मुफ्त उपहार उसकी पेशकश का वितरण करते रहते हैं, अलग अलग जगह बांटते रहते हैं। ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में जो चुनावी मुफ्त उपहार है, वो भारतीय चुनावों का एक अभिन्न अंग बन चुका है। मतलब हर कोई जो है कुछ ना कुछ उपहार दे ही रहा है। ठीक है। और इनमें प्रत्येक चुनाव के साथ निरंतर वृद्धि हो रही है, जैसे कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त यात्रा, कर्ज माफ़ी, भत्ते, लैपटॉप भी, जैसे यूपी में कभी वो बटे थे, टैबलेट बटे थे एक बार। ठीक है। तो इनमें से कुछ जो होते हैं वो मुफ्त उपहार लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहयोग करते हैं। कुछ जैसे फ्री शिक्षा कहीं पे है, या फिर जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है ना, एक शिविर है यहाँ पे दिल्ली में। तो इस टाइप से जो होते हैं वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे सही माने जा रहे हैं। साथ ही ये अस्थायी रूप से अन्य मुद्दों जैसे बेरोजगारी, जीवन यापन, इनकी बढ़ती लागत, आर्थिक असमानता आदि को दूर करने में भी सहयोग करते हैं। ठीक है। मतलब ये कहीं ना कहीं सही हो जाता है। लेकिन यह प्रवृत्ति लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, यहाँ पे निष्पक्ष निर्वाचन नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे पब्लिक किसको चुनेगी, जो फ्री में कुछ ना कुछ देता जा रहा है ना। दिल्ली में जैसे इतने सारे वो बट रहे हैं, तो केजरीवाल सरकार फिर से जीत गए यहाँ पे, और उसके मूल उद्देश्यों के विरुद्ध है और अनेक समस्याओं को उत्पन्न करती है। मुफ्त उपहारों से संबंधित मुद्दे, मुफ्त उपहारों का नकारात्मक, इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आर्थिक समस्या कुछ दी हुई हैं, इनको देख लेते क्या होगी। आर्थिक समस्या, अगर वो दिवालियापन की ओर सरकार जा रही है तो राष्ट्रीय स्तर पर दिवालियापन का जोखिम होगा।
व्यय से संबंधित प्राथमिकताओं में विकृति आएगी, ठीक है। जहाँ पे पैसा खर्च करना चाहिए वहाँ पे खर्च नहीं करेगी। अवसंरचना का ठीक से विकास नहीं हो पाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वीक हो जाएगा इससे। निम्न विनिर्माण गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी, है ना। बाजार और व्यापार विनियमन में समस्या आएगी, अर्थात कर में कमी, विनियमन में ढील आदि। समष्टि आर्थिक स्थिरता को नुकसान होगा। राज्य स्तर पर दिवालेपन का जोखिम हो सकता है ना। अब इसके देखिए नेगेटिव इफेक्ट क्या है। सबसे पहले आर्थिक मुद्दा, तो इसमें जो मुफ्त उपहार है वो राज्य के राजकोष पर अत्यधिक बोझ डालते हैं, जो देश के राजकोषीय संतुलन एवं व्यापक आर्थिक स्थिरता इसको प्रभावित करता है, ठीक है। यदि इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो ये उच्च ऋण जीडीपी जो अनुपात है उसका हाई कर देगी, है ना। उसके कारण राज्य के दिवालेपन सहित बड़े जोखिमों को उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि ये फिगर में दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा सब्सिडी के अत्यधिक भार के कारण 21 से 22 में पंजाब का ऋण जीडीपी अनुपात 53.3% तक पहुंच गया था, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो एग्जाम्पल है, तेलंगाना ने क्या किया, अपनी जो राजस्व प्राप्ति थी उसका 35%, ठीक है। जो उसने मान लीजिए उसने 100 रुपये अगर वो राजस्व प्राप्ति में प्राप्त करता तो उसमें से 35 रुपये जो कि राज्य के कर राजस्व का, जो कि वहाँ के टैक्स से जो फाउंड हो रहा था पैसा, उसका 63% है, ठीक है। वो सब क्या किया, मुफ्त उपहारों के इर्द गिर्द केंद्रित ऐसी लोक लुभावन योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए प्रतिबद्ध कर दिया, ठीक है। उसके अलावा देखिए राजनीतिक मुद्दे क्या है इसके अंतर्गत, तो यह जो राजनीतिक दल है उनके बीच समान प्रतिस्पर्धा, ठीक है, जो कंपटीशन होता है दो राजनीतिक दलों के बीच, उसके अवसर को विकृत करके सत्ता में मौजूद राजनीतिक दल को अन्य दलों की तुलना में लाभ पहुंचाता है, ठीक है। जैसे दिल्ली में अगर आप देख लें तो जो आप पार्टी है उसने इतने सारे मतलब लोक लुभावन वो दिए कि वो दोबारा से जीत गई, ठीक है। वहाँ पे बीजेपी इतना वो नहीं कर पाई, ठीक है। जो कि अनुच्छेद 14 जो विधि के समान समता होता है, मतलब लॉ जो है विधि होती है, विधि के समान समता, उसके विरुद्ध होता है। यह मतदाताओं को भी अनुचित रूप से प्रभावित करता है, जिससे उनके निर्णय में दूरदर्शिता बाधित हो जाती है, ठीक है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक मुद्दे, तो इसके अंतर्गत जो विकृत आर्थिक निर्णय है उसमें समता एवं निष्पक्षता इसका कहीं ना कहीं अभाव हो जाता है, कमी हो जाती है, ठीक है। इस अभाव के कारण विभिन्न सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे आजीविका अर्जन हेतु अल्प प्रयास या आलस्य, ये सब, ठीक है। मतलब लोगों में भी कहीं ना कहीं इसके लिए थोड़ा सा आलस्य आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा साथ ही इसके कारण संबंधित जो मुफ्त उपहार है उनको प्राप्त करने वाले लोगों तथा उनसे वंचित लोगों के बीच कृत्रिम विभाजन होने के कारण सामाजिक सामंजस्य के लिए खतरा भी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई स्कीम दे रही है तो वहाँ पे किसको ये मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं पे जो है उनसे कृत्रिम विभाजन हो जाता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या है, राजस्थान में जो कर है, जो टैक्स है और गैर कर राजस्व, इसका 56% पेंशन और वेतन इस पर खर्च किया जाता है, 56% इन दोनों पर खर्च किया जाता है। पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने के लिए राज्य के हालिया निर्णय से और अधिक सामाजिक असमानताएं उत्पन्न हो रही है। इससे मतलब पुरानी जो पेंशन योजना थी उसको दोबारा से लागू किया गया कहीं से, इससे सामाजिक असमानताएं उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण की बात करें तो मुफ्त उपहार सरकारों और लोगों को पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय प्रथाओं से दूर करके असंधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए हर एक में उदाहरण दे रखा है, मुफ्त बिजली किसानों और घरेलू परिवारों को सौर पैनल स्थापित करने या अधिक कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को अपनाने हेतु प्रोत्साहन को कम करेगी, ठीक है। अगर मुफ्त बिजली मिल रही है तो अगर पैसे की मिलेगी तो किसान क्या करेगा, सौर पैनल की तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा, ठीक है। पर ऐसा ना होने की वजह से वो डिपेंडेंसी उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। चुनावी मुफ्त उपहार की राजनीति पर रोक, भारत के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा उठाए गए कदम क्या है इसमें, तो भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराना किसकी जिम्मेदारी है, ईसीआई की जिम्मेदारी है। जैसे कि सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य 2013 के बाद में सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों की कमी को सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रावधानों की कमी को उजागर किया और ईसीआई के राजनीतिक दलों के परामर्श से मुफ्त उपहार पर रोक लगाने के लिए गाइडलाइंस तैयार करने को कहा था 2013 में, ठीक है। निर्वाचन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए 2016 में भी जो आदर्श आचार संहिता होती है जो 2 महीने पहले मतलब लग जाती है, उसका भाग जो 8 है उसके अंतर्गत मुफ्त उपहारों पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश को शामिल किया गया था, ठीक है, 13 में भी फिर 16 में भी। उसके अलावा इन दिशा निर्देशों में कल्याणकारी उपायों जो कि डीपीएसपी होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको अनुमति देते हुए कहा गया कि राजनीतिक दलों को वादों के पीछे निहित तर्क प्रतिबिंबित करते हुए तथा वादों को पूरा करने के लिए खर्चों को पूरा करने के तरीकों और साधनों को स्पष्ट करते हुए केवल वही वादे करने चाहिए जिन्हें वे चुनावी विश्वास प्राप्त करने के लिए
व्यवहार्य वादों के तौर पर पूरा कर सके। मतलब ये ना हो सबको बिल्कुल ही बंद कर दे, तो वहाँ पे जो ज़रूरत है, जिनको ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भी नहीं पहुँच पाएगी सेवाएं, है ना। तो इनको जो है इसको विनियमित करना चाहिए। लेकिन ये जो गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश हैं, किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने, मतलब ये पावर इनके पास नहीं होती है। ठीक है, किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति के प्रयोग को सक्षम बनाने वाले कानूनों के अभाव के कारण, ठीक है, यहाँ पे अभाव है। इसको किसी भी जो वो है राजनीतिक दल है उसका पंजीकरण रद्द नहीं कर सकती इस मामले में। ठीक है, राजनीतिक दलों को नीति और निर्णयों को विनियमित नहीं कर सकते जो ईसीआई है। ठीक है, आगे की राह क्या होगी इसमें, तो चुनावी मुफ्त उपहारों की प्रवृत्ति का समाधान राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच नाजुक अंतःक्रिया को पहचानने के साथ शुरू होगा। इस मुद्दे के समाधान संबंधी प्रयासों को इष्टतम बनाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। तो क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, सबसे पहले जो आदर्श आचार संहिता है उसको कानूनी दर्जा प्रदान करके, ठीक है, मतलब पंजीकरण भी आपका रद्द हो सकता है अगर आप इस लिमिट से बाहर गए तो, इस टाइप से। ठीक है, इसका उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दलों को पंजीकरण रद्द करने की शक्ति प्रदान करके निर्वाचन आयोग को एमसीसी के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सशक्त बनाना। यह निर्वाचन सुधार समिति भारत सरकार द्वारा अनुशंसित किया गया था। ठीक है, उसके अलावा अधिक समृद्धि के लिए डीपीएसपी जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है आधारित या उत्कृष्ट वस्तुओं जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को प्राथमिकता देते हुए मुफ्त उपहारों के बीच अंतर किया जा सकता है। ठीक है, संपन्न लोगों और वंचित के बीच विभेद करके, मतलब एक तो संपन्न लोग हैं उनको भी वो चीज़ मिल रही है और वंचित को भी वो चीज़ मिल रही है, तो यहाँ पे डिफरेंस बनाना चाहिए। उसके अलावा वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करके पारदर्शिता के साथ आवश्यक आधारित उपहार प्रदान करना। उदाहरण के लिए यह सुनिश्चित करना कि कृषि ऋण माफी केवल वास्तविक किसानों को ही प्राप्त हो। ठीक है, सब्सिडी और मुफ्त उपहारों में से मुफ्त उपहारों के लिए वित्तीय बजट का प्रावधान करना कि हाँ आप इस लिमिट तक मुफ्त उपहार दे सकते हैं। साथ ही मांग, मतलब ये एक तरह से वो हो गया ना, निष्पक्ष हो गए, एक पार्टी को मिल रहा है दूसरी को भी मिले, ताकि जो चुनाव होता है उसमें दोनों ही उपहार दे सकें और किस लिमिट तक देंगे ये भी डिसाइड कर दें। साथ ही मांग आधारित हस्तक्षेपों को बढ़ावा देने हेतु लोगों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना। अधिक समावेशी और उच्च आर्थिक विकास दर प्राप्त करना, इसके अंतर्गत जो है लोगों की जो रोजगार संबंधी आकांक्षाएं हैं उनको पूरा किया जा सकता है। ठीक है, उनको रोजगार देके उनका जीवन स्तर बेहतर किया जा सकता है, असमानताओं को कम किया जा सकता है। इससे मुफ्त उपहारों के प्रति प्रलोभन कम होगा। ठीक है, बेहतर नीतिगत पहुंच और व्यय दक्षता के माध्यम से परिणाम उन्मुखी सरकारी योजनाएं इसमें सहायक हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो ये कोट है ये आप अच्छे से मतलब लिख सकते हैं कहीं पे, ताकि आप एग्जाम में लिख सकें। यदि आप किसी व्यक्ति को मछली देते हैं तो आप उसे एक दिन के लिए खिलाते हैं, यदि आप उसे मछली पकड़ना सिखा देते हैं तो आप उसे जीवन भर खिलाते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए अगला आर्टिकल क्या है, शहरी स्थानीय निकास, अर्बन लोकल बॉडीज़। तो इसके अंतर्गत तो हाल ही में जो है दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2022 अधिनियमित किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 जो नगर निगम थे ना उन तीनों को मिला के पुनः एक नगर निगम गठित किया गया है। ठीक है, जो 3 थे अलग अलग, उत्तर, दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली, इन तीनों को मिला के अब एक ही नगर निगम बना दिया गया है। ठीक है, तो एमसीडी अधिनियम 2022 के प्रमुख अगर प्रावधान की बात करें तो सबसे पहले केंद्र सरकार को विभिन्न मामलों जैसे विनियमन, मतलब उसको रेगुलेट करना, निगम द्वारा ऋण के समेकन, इनकी मंजूरी देने आदि के निर्धारण का अधिकार देता है। उसके अलावा नए निगम में जो है सीटों की कुल संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 250 हो सकती है, उससे ज़्यादा ना हो। केंद्र सरकार को एकीकृत एमसीडी की प्रथम बैठक होने तक निगम की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार है। ठीक है, एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें स्थानीय निकायों के निदेशक से संबंधित प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। जो भी मतलब स्थानीय वो थे यहाँ पे निकाय थे, उनके जो जितने भी निदेशक के संबंधित जो प्रावधान थे उनको खत्म कर दिया। बेहतर उत्तरदायी और पारदर्शी प्रशासन के लिए कभी भी कहीं भी, ठीक है, इसके आधार पर नागरिक सेवाओं हेतु ई गवर्नेंस प्रणाली की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। एमसीडी जो है कमिश्नर को केवल केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। ठीक है, सिर्फ सेंट्रल जो वो होंगे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके खिलाफ वो जवाबदेही होगा। कौन, एमसीडी का जो कमिश्नर होगा। अन्य संबंधित तथ्य देखते हैं, तो इसके द्वारा जो है किस में संशोधन किया गया, तो दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 था, इसमें संशोधन करके 22 को लाया गया है। इस संशोधन के द्वारा अधिनियम 2011 से पहले के उस संशोधन को पूर्णतः निष्प्रभावी किया गया है, जिसके द्वारा दिल्ली नगर निगम को पहले 3 इन एरिया में डिवाइड किया गया था। ठीक है, इसको निष्प्रभावी कर दिया। इस विभाजन को सर्वप्रथम 1987 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित जो बालकृष्ण समिति थी इसकी रिपोर्ट पर प्रस्तावित किया गया था। साथ ही यह वर्ष 2001 में जो है वीरेंद्र प्रकाश समिति को रिपोर्ट में इसे पुनः बल प्रदान किया गया। ठीक है,
फर्स्ट टाइम ऐसा 87 में किया गया था, फिर इसको 2001 से पुनः बल प्रदान किया गया। कानून की आवश्यकता क्यों है ऐसे? तो नागरिकों की अधिक कुशल नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली के अलग अलग भागों में सुगठित जो नगर पालिका है उसका गठन करना। मतलब आप ये कह सकते हैं जैसे आपको मैंने कुछ काम दिया, ठीक है, आपने आगे उसे डिवाइड कर दिया, तो एक तरह से जो मतलब पैसा एक काम के लिए दिया गया था वो 3 जगह डिवाइड हो रहा है, 3 जगह 4 जगह, तो इसको जो है अब दोबारा से एक ही बना दिया जाएगा, ताकि जो यहाँ पे कर्मचारी भी काम कर रहे होंगे, है ना, एरिया होगा, हर चीज़ में पैसा एक्स्ट्रा एक्सपेंस हमारे खर्च हो रहे हैं, तो उसकी वजह से उसको अब एक बना दिया गया, ठीक है। तो इस भागों में सुगठित नगर पालिकाओं को गठन करना, नगर निगमों का पूर्ववर्ती त्रिविभाजन, क्षेत्रीय विभाजन, राजस्व सृजन, इसकी क्षमता की दृष्टि से असमान था। तीनों निगमों के दायित्वों की तुलना में उनको उपलब्ध संसाधनों का बहुत बड़ा अंतराल था, ठीक है। तीनों को जो संसाधन प्राप्त है उसमें अंतराल बहुत बड़ा था। दिल्ली के तीनों नगर निगम की आर्थिक कठिनाइयों में वृद्धि होना, मतलब वही पैसे की कमी होना। नगर पालिका का उद्देश्य स्थानीय नागरिकों की आवश्यकता की पूर्ति करना, उनके प्रति अनुक्रियाशील होना। हालांकि विभिन्न हालिया रिपोर्ट नगर पालिकाओं के कुप्रबंधन को रेखांकित किया गया है। शहरी स्थानीय निकास, मतलब यहाँ पे देखें जैसे हम, तो ये नगर निगम अपना कार्य करने में क्या हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इनके ऊपर अब ध्यान दिया जा रहा है। अगर नगर निगम के बारे में बात करें तो सबसे पहले भारत में शहरी स्थानीय स्तर पर संचालित सरकार है जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरों के विकास के लिए कार्य करती है, ठीक है, जिनकी आबादी क्या है 10 लाख से ऊपर होती है। इनमें महानगर पालिका, नगर निगम परिषद आदि भी कहा जाता है इन सबको। पहला नगर निगम की बात करें तो 1688 में मद्रास में स्थापित हुआ था। इसके बाद 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में हुआ। इसके राजस्व के स्रोतों में संपत्ति कर, मतलब पैसा कहाँ से आता है, तो संपत्ति कर, जल कर, वृत्ति कर, ड्रेनेज जो टैक्स होता है आदि, और राज्य सरकार के जो सहायता अनुदान प्राप्त होता है, मतलब जो राज्य सरकार इनको देती है। नगर निगम में सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, डायरेक्ट चुने जाते हैं। इन सदस्यों को पार्षद के रूप में जाना जाता है, ठीक है। हर जैसे एरिया का आपके पार्षद होगा तो ये उसके द्वारा चुने जाते हैं डायरेक्ट। नगर निगम के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन, निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण इसमें आयोजित किए जाते हैं। जो इनका चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वो इन सबके उसमें अधीक्षण, उसमें नियंत्रण में आयोजित किए जाते हैं। राज्यों में नगर निगम की स्थापना संबंधित राज्य विधानसभा के अधिनियमों द्वारा और संघ राज्य क्षेत्रों में भारत की संसद के अधिनियमों द्वारा। अगर संघ राज्य है तो वहाँ के जो भारत की संसद है उसके द्वारा अधिनियमित होंगे, और राज्य है तो राज्य की विधानसभा द्वारा, मतलब इनका चुनाव होता है। भारत के वायसराय कौन से? लॉर्ड रिपन 1880 से 84 के नगर निगम में निर्वाचन की शुरुआत की, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा, 1880 से 84 में, कौन? लॉर्ड रिपन। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वशासन के पिता कौन? लॉर्ड रिपन। एक सामान्य ढांचा प्रदान करने और स्वशासी प्रभावी इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शहरी स्थानीय जो निकाय है उनको सुदृढ़ करने के लिए कौन सा संशोधन? 74वें संविधान संशोधन 1992 में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग जो 9A है, ठीक है, 9 का A, इसको शामिल किया गया जो नगर निगम और नगर पालिकाओं के प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। ये सब हमारा मतलब जो हमारी ये नगर निगम है उनके बारे में बताया गया। अब देखिए उसके अलावा वर्ष दर वर्ष शहरी स्थानीय निकायों से जुड़ी समस्याओं की पहचान होने के बाद भी उनका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, मतलब क्या प्रॉब्लम है कि उनमें समाधान कोई नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले तो धन की कमी, मेजर जो अगर बात करें तो जो यूएलबी होते हैं उनके पास धन की अत्यधिक कमी है, क्योंकि कर संग्रह अत्यंत कम है। इसके अतिरिक्त जो राज्य वित्त आयोग है उसका नियमित रूप से गठन नहीं किया जाता है, इसके सुझावों को लागू भी नहीं किया जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बिहार की यूएलबी की खराब वित्तीय स्थिति का मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा अनुदान जारी करने में विलंब है एक तो, और अपर्याप्त धन हस्तांतरण, एक तो कम पैसा दे रहे हैं और उसको भी टाइम पे नहीं दे रहे, टाइम होने के बाद देते हैं, ठीक है। अनियोजित शहरीकरण, तो नगर निगम की सेवाएं गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही रूप से जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रही है। एक तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है ना, और आपका जो वो है वो पुराने टाइम से वही चला रहा है, कितना पैसा मिलता है, इतना अनुदान मिलेगा, इतने टाइम पे मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप शहरों के बेतरतीब विकास हुआ है, जैसे कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में देखा जा सकता है, ठीक है। पॉपुलेशन एकदम से बढ़ रही है। राज्य का अत्यधिक नियंत्रण, उचित कार्यों का हस्तांतरण नहीं किया गया, और महापौर का पद स्थायी शक्तियों के अभाव में औपचारिक पद बनकर रह गया है, ठीक है। जो नगर निगम में महापौर होते हैं उनका सिर्फ औपचारिक पद बनकर रह गया है। एजेंसियों की बहुलता, जैसे कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग एवं शहरों या फिर कस्बों के नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में अति व्यापन के कारण
सेवा प्रदायगी में जटिलता, मतलब जो सर्विस प्रोवाइड होती है उसमें जटिलता है। अधिकांश सुभेद्य आबादी की उस तक पहुंच की कमी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर बात करें तो सबसे पहले बेंगलोर के प्राथमिक स्वास्थ्य जो केंद्र है उसका एक मिश्रण विद्यमान है, जिसका संचालन बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के साथ ही राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। इन दोनों के द्वारा इसका जो है संचालन किया जाता है। ठीक है, मानव संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित मानव शक्ति, योग्य तकनीकी कर्मचारी और प्रबंधीय पर्यवेक्षकों की कमी के कारण सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी पूर्णतः सफल नहीं हो पाती है। मतलब इनकी सैलरी कम होते तो अच्छे तकनीकी, मतलब वो इसमें कर्मचारी नहीं आते हैं ना, प्रशिक्षित मानव शक्ति नहीं आती है, जिसकी वजह से जो है सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी पूर्णतः सफल नहीं हो पाती है। अनियमित निर्वाचन, निर्वाचन नियमित रूप से नहीं कराए जाते हैं, जिससे विकेंद्रीकृत शासन का लाभ लक्ष्य जो है प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, तमिलनाडु में यूएलबी के 10 साल के बाद जो है चुनाव कराए गए। मतलब एक बार आपने जॉब मान लीजिए किसी ने ले ली, तो उसके बाद अगले 10 साल बाद चुनाव हुए। जो मतलब रिटायर हो गए या फिर जो बीच में छोड़ के चले गए, उनकी रिक्तियाँ जो थी, रिक्त स्थान थे, वो रिक्त ही पड़े रहे। आगे की राह क्या है? सबसे पहले कार्यों का हस्तांतरण किया जाए। तो जो नगर निगम का यह अधिनियम है उसके द्वारा निर्धारित कार्यों का प्रभावी हस्तांतरण करना, महापौर के पद तथा नगर पालिकाओं की शक्ति और स्वायत्ता प्रदान करना। समय की मांग है, उनको मतलब शक्ति दी जाए कि अनुदान की वो मांग कर सके राज्य विधानसभा से। मानव संसाधन क्षमता का निर्माण करना, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग के कार्यों के का निष्पादन करने के लिए नगरीय प्रशासन को पर्याप्त कौशल एवं क्षमता युक्त मानव संसाधन की आवश्यकता है। तो उसके लिए जो है मतलब अच्छी सैलरी थोड़ा ठीक कर सकते हैं हम, जिससे जो है पढ़े लिखे लोग भी इसमें आना पसंद करें। राज्यों को मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु के उदाहरण का अनुसरण करने और प्रभावी प्रशासन के लिए विशेषीकृत नगर पालिका संवर्ग की स्थापना की आवश्यकता है। उसके बाद जवाबदेही बढ़ाना, तो इसके अंतर्गत निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निगम के कामकाज प्रक्रिया के नियमों का निर्धारण करने वाले मजबूत उपनियमों को जो है अधिनियमित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त वार्ड के नागरिकों के पास किसी पदासीन व्यक्ति को उसके पद से हटाने का अधिकार भी होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो वहाँ से उसको हटाने का अधिकार होना चाहिए वहाँ पे। शहरों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना, नगरीय सरकारों को अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिए कर संग्रह कवरेज का विस्तार करना चाहिए, कर संग्रह दक्षता बढ़ानी चाहिए, साथ ही नए करों की शुरुआत करने एवं कर की दरों को संशोधित करने के लिए शक्ति एवं प्राधिकार हस्तांतरित करने चाहिए। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा जो है वो कर में दक्षता भी लाए, कर को ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। ठीक है, सक्रिय नागरिक भागीदारी, तो शासन प्रक्रिया में पारदर्शिता हो, जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय नागरिक भागीदारी की आवश्यकता है, विशेष रूप से बजट निर्माण और शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में। नागरिक शिकायत निवारण तंत्र, मतलब ये भी एक दिया जाना चाहिए हर उसमें, नगर निगम में शिकायत निवारण तंत्र केंद्रीकृत किया जाना चाहिए। ठीक है, नियमित निर्वाचन केंद्रीकृत किस लिए किया जाना चाहिए? क्योंकि अगर कोई हम शिकायतें राज्य को कर रहे हैं तो वो इतनी प्रभावी नहीं होगी जितना हम अगर केंद्र को शिकायत करते हैं तो। ठीक है, नियमित निर्वाचनों, तो शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचन उनकी अवधि के समाप्त होने से पहले ही पूरे कराए जाने चाहिए। मतलब जो उनका विघटन होने वाला तो उससे पहले ही चुनाव करा दो, या फिर विघटन होने की स्थिति में 6 माह के अंदर निर्वाचन कराए जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यूएलबी को सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कार्यक्रम। तो इसके अंतर्गत जो विश्व बैंक है उसके द्वारा सहायता प्राप्त जो शहरी विकास क्षेत्र हेतु क्षमता निर्माण है परियोजना है, इसे विश्व बैंक की ऋण सहायता से एक केंद्रीय योजना के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? शहरी सुधारों को लागू करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण में वृद्धि करना, उन्हें सशक्त बनाना। ठीक है, CBUD शहरी विकास हेतु क्षमता निर्माण, पीयर एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्टिव लर्निंग पार्ल कार्यक्रम। ठीक है, याद रखिएगा CBUD परियोजना, पार्ल कार्यक्रम, जिसका पर्पज़ क्या है? शहरों और संस्थानों के बीच क्रॉस लर्निंग को प्रोत्साहन करना। उसके बाद RPT रैपिड ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसका पर्पज़ क्या है? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। इस निधि का उपयोग, मतलब जो पैसा है उसका उपयोग करने में पीछे रहेगा एवं धीमी गति से प्रदर्शन करने वाले शहरों को 3 प्राथमिकता वाले मॉड्यूल के अंतर्गत प्राथमिकता प्रदान करना। कौन से मॉड्यूल है? शासन और सुधार, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का पर्यवेक्षण तैयारी, और परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन, मतलब उसका मैनेजमेंट और उसका कार्यान्वयन। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है? सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण। ठीक है, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17, उनका जो है स्थानीयकरण। स्थानीयकरण क्या होता है? मतलब एक तरह से
छोटे छोटे एरिया में, जैसे कि हम उसको जितने मतलब इंफॉर्मेशन को 17 जो एसडीजी गोल है उनको जितना नीचे तक आम पब्लिक तक पहुंचाने के लिए हम कर सके, है ना। पंचायत हो गया, नगर निगम हो गए, इन तक जो है स्थानीयकरण, बेसिक से इनकी बेसिक्स इंफॉर्मेशन इन तक पहुंचाना, पहले बड़े को देना, फिर वो आगे बड़े के जो कनेक्शन में छोटे, फिर उनको, फिर उन छोटे में और छोटे को, ऐसे कर करके जितना हम बेसिक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा पाए। तो इसके लिए जो पंचायती राज मंत्रालय है, उसने जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके साथ जो एसडीजी के स्थानीयकरण है उस पर समझौता ज्ञापन करने पर हस्ताक्षर किया है। ये देखिए, ये हमारे क्या 17 जो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, है ना। नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, उसके अलावा इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नोवा है, रिक्वायर्ड इनइक्वालिटीज़, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रेस्पॉन्सिबिलिटी कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल। ठीक है, ठीक है, तो वो सारे हमारे 17 जो एसडीजी लक्ष्य थे। ठीक है, वो एक समुच्चय है, ये सब हमने देख ही लिया वहाँ पे। 2030 तक जलवायु परिवर्तन से निपटने से संबंधित है। ठीक है, ये 2030 तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, जो 17 गोल हमने अभी देखे थे। एसडीजी को 2015 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। ठीक है, 2015 में एसडीजी का स्थानीयकरण एसडीजी की प्राप्ति में उपराष्ट्रीय संदर्भों को ध्यान में रखने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ठीक है, मतलब बेसिक हम लोगों तक इन्फॉर्मेशन इसकी पहुँचाए। ठीक है, जैसे हम तो अभी तैयारी करें, हमें पता है कि एसडीजी क्या है, पर आप नॉर्मल गली में जाकर अगर किसी से पूछोगे एसडीजी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो किसी को पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें उसे छोटे से छोटे गली गली तक पहुंचाना है। इसमें निम्नलिखित भी शामिल है। क्या क्या शामिल है? स्थानीय विकास नीति के लिए एक ढांचा प्रदान करने हेतु एसडीजी का उपयोग करना, यह पहचान करना कि स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों की बॉटम अप कार्रवाई, ठीक है, एसडीजी की प्राप्ति का समर्थन कैसे करती है। एसडीजी के स्थानीयकरण के लाभ क्या होंगे? विभिन्न स्तरों पर सरकारें अलग अलग जिम्मेदारियां निभाती हैं। स्थानीयकरण प्रत्येक स्तर को अपनी भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है। इससे राज्य स्तर पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, एक ही नियम सब चीज़ों पर लागू नहीं होता। इस दृष्टिकोण को अपनाने से स्थानीय समाधान विकसित करने में सहायता मिलती है। एक दूसरे से सीखने की सुविधा, राज्य स्तरीय संस्थाएं एक दूसरे से सीख सकती हैं, है ना। आपस में जो है कंपटीशन की भावना यहाँ पे इंक्रीज होगी। सरकार के सभी स्तर को अपनी क्षमताओं को सुधारने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए सांख्यिकी क्षमता जो है उसकी। अब स्थानीयकरण का महत्व क्या है उसके बाद देखते हैं। तो ये सभी क्षेत्रीय स्तरों पर इसके कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। ऐसा करने के लिए हमें जो है स्थानीय संदर्भ में उद्देश्यों, लक्ष्यों की व्याख्या करने, अर्थात वैश्विक लक्ष्यों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक बनाने, इसका मतलब यूज़ हम ऐसे कर सकते हैं। उन्हें स्थानीय निकायों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ संबंध कर सकते हैं। ठीक है, उप राष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने की आवश्यकता है। उसके बाद एसडीजी का स्थानीयकरण निम्नलिखित के लिए साझा शिक्षा एवं प्रभावी भागीदारी के आधार पर विकास को स्थानीयकृत करके उपयुक्त उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त कर सकता है। जितने भी उपयुक्त 17 लक्ष्य हैं उनको हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, राज्य की संवर्धित क्षमता, स्थानीय समाधान तथा विभिन्न लाभों के साथ सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देंगे, इस जो हमने फिगर में पढ़ा। ठीक है, अब देखिए पंचायती राज संस्थाओं में एसडीजी के स्थानीयकरण का महत्व। ठीक है, अगर पंचायती राज व्यवस्था में हम इसको डाल देंगे तो उसका क्या महत्व होगा? देखिए, भारतीय आबादी का लगभग 65% ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखते हुए पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका स्थानीय स्वशासन में महत्वपूर्ण घटक बन गई है। ये निकाय अंतिम छोर तक संपर्कता प्रदान करते हैं, मतलब एक एंड कनेक्शन तक आप जा सकते हैं इससे। पेयजल, स्वच्छता, आवास आदि क्षेत्रों में सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार की सहायता करेगी ये। ठीक है, उसके अलावा जो पीआरआई है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उसके स्तर पर एसडीजी के स्थानीयकरण से स्थानीय प्राथमिकताओं को एजेंडे में शीर्ष पर रखते हुए और एसडीजी में प्राप्त में पीआरआई की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करते हुए एसडीजी को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा किंतु इसकी सफलता पीआरआई में एसडीजी के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करेगी, मतलब हम कितने लोगों को जागरूक कर रहे हैं उससे। ठीक है, साथ ही इसकी सफलता ग्रामीण स्थानीय निकायों की निम्नलिखित कमियों को दूर करने के उसके सशक्तिकरण पर निर्भर करेगी। अर्थात विभिन्न राज्यों में निधियां, मतलब पैसा, कार्यों, पदाधिकारियों के सीमित हस्तांतरण के कारण
विद्यमान सीमाएं हैं हमारी भी, है ना। उसके अलावा भारत की विविधता को ध्यान में रखने की क्षमता है, विशेष रूप से जनजातीय समूह, ठीक है। जहाँ तक हम इसको पहुँचाने के लिए हमें बहुत अ, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जो सर्वाधिक वंचित वर्गों में आते हैं और इस जिसकी लगभग 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जनगणना 2011 के अनुसार। एसडीजी के स्थानीयकरण से संबंधित चुनौतियाँ क्या आएंगी इसमें जब हम ऐसा करेंगे? तो संधारणीय प्राप्त करने में 10 साल से भी कम का समय रहेगा, 2030 तक प्राप्त करने 22 चल ही रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए एसडीजी के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने हेतु एसडीजी का स्थानीयकरण करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा करने के लिए कई चुनौतियों का समाधान है, जैसे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप रूपांतरण और अनुकूलन। इसमें क्या है, भारत एक विविधताओं वाला देश है जहाँ सैकड़ों भाषाएं, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं आदि प्रचलित है। इसलिए एसडीजी के स्थानीयकरण में प्रथम चुनौती इस विविधता को समायोजित करना है, ठीक है। अलग भाषाएं हैं, अलग मतलब संस्कृति हमारी, अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वीक है। एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए डेटा एकत्र करना, सबसे पहले डाटा इकट्ठा करेंगे, योजनाओं का कार्यान्वयन करना, निगरानी हेतु, मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, निगरानी हेतु संपूर्ण प्रणाली के को जो है संरेखण की आवश्यकता है। इसलिए हमें स्थानीय डेटा की उपलब्धता, स्थानीय निगरानी करने की क्षमता, इससे संबंधित चुनौतियां दूर करने की आवश्यकता है। उसके अलावा शासन संबंधी चुनौतियां, तो इसमें जो है स्थानीय निकायों के प्रति राज्य और नौकरशाही की टॉप अप अप्रोच एवं उदासीनता सभी हितधारकों के बीच कार्यात्मक और समन्वयक संबंधी समस्याएं जो है उत्पन्न करेंगी। मतलब स्थानीय निकाय के रिस्पेक्ट में अगर देखें, राज्य और जो उसके नौकरशाही होते हैं वो कहीं ना कहीं उसको टॉप डाउन अप्रोच में यूज़ करते हैं, मतलब उनको दबाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उदासीनता का कारण बनेगी। स्थानीय शासन के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और समर्थन, इसका जो है अभाव भी है, इसे बदतर बना देगा ये, ठीक है। संसाधन के बिना जिम्मेदारी सौंपना, मतलब हमारे पास इतने वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर अभी हमने पढ़ा और इतने संसाधन भी नहीं है। तो स्थानीय निकाय के गठन के समय से ही वित्त की उपलब्धता, सबसे पैसों की जो कमी है स्थानीय संसाधनों में, नगर निगम वगैरह में, ठीक है, इसके लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। स्थानीय एसडीजी सीमित मात्रा में धन के हस्तांतरण और स्थानीय संसाधन जुटाने के साथ साथ जिम्मेदारियों में और अधिक वृद्धि कर देगा, इन पे और ज़्यादा भार पड़ जाएगा। इससे कोविड-19 के बाद से राज्य के राजस्व में गिरावट हुई, इसके लिए एक और बड़ी बाधा के रूप में सामने आएगी, ठीक है। एसडीजी पर जागरूकता, उपराष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी के बारे में सीमित जागरूकता एसडीजी के सफलतापूर्वक स्थानीयकरण की दिशा में एक अन्य प्रमुख चुनौती के सामने उभर कर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए प्रयास क्या किए गए? भारत में एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु समग्र समन्वय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या फिर जिसे हम नीति आयोग द्वारा किया जाता है, जिसके 2 अधिदेश है। क्या क्या अधिदेश है? देश में एसडीजी के अंगीकरण तथा निगरानी का निरीक्षण करना, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बीच प्रतिस्पर्धा और सहकारी संघवाद, इसको बढ़ावा देना। ये किसके अधिदेश है? नीति आयोग के। इसके लिए नीति आयोग ने 2018 में वार्षिक एसडीजी इंडिया इंडेक्स, 2018 में क्या था, एसडीजी इंडिया इंडेक्स का शुभारंभ किया। यह एसडीजी और एसडीजी के स्थानीयकरण पर 8 चरणों के माध्यम से राज्यों और संघ राज्यों के प्रगति की निगरानी करता है। तो कौन से 8 चरण है? मतलब यहाँ पे चरण नहीं दे रखे, इसकी ये एग्जाम्पल दे रखे हैं राज्यों में जो सफल स्थानीयकरण इन्होंने किए हैं, ठीक है। तो जब 8 चरण अभी तो इसमें दे रखे, जब आएंगे तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है। उदाहरण क्या है? आंध्र प्रदेश में नवार त्रालू, जो कि 9 प्रमुख कार्यक्रमों का एक समूह है। उसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न क्षेत्रकों जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, उद्यमिता, विकास और सामाजिक सुरक्षा, उसमें सुभद्य समुदायों पर पहुंच स्थापित करना। असम में क्या है? प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 17 लाख परिवारों की महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय योजना को संचालित किया गया। मतलब ये सारे एग्जाम्पल है कि कैसे जो है स्थानीय निकाय तक सरकार द्वारा पहुंचा गया, ठीक है। बिहार में विकसित बिहार के 7 निश्चय विभिन्न कार्यक्रमों का एक समूह है, जिसमें समावेशन, उद्यमिता, रोजगार में महिला आरक्षण तथा जल विद्युत, कंक्रीट की सड़क, शौचालय, उच्च शिक्षा हेतु प्रावधान शामिल है इसमें। उसके अलावा देखिए, गोवा में एकल महिला विधवाओं, एचआईवी ग्रसित लोगों, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य कमजोर समुदायों के लिए दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना। स्वयंपूर्ण मित्र, प्रमोटर्स ऑफ द सेल्फ रिलायंस, ये चयनित सरकार अधिकारी के जिनका कार्य विकास की पहुंच में सुधार करना और गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है। मध्य प्रदेश, तो सुभेद्य जनसंख्या समूहों में संबंधित विशिष्ट संकेतकों पर आधारित अलग अलग आंकड़ों का मासिक आधार पर संग्रहण करना और विशेष पहल के लिए 50 आकांक्षी ब्लॉकों को चिन्हित करना, ठीक है, जिसमें 20 जनजातीय ब्लॉक सहित इंक्लूड करके। आगे की राह क्या हो सकती है इसमें? विगत कुछ वर्षों में किसी को पीछे नहीं रहने देने, इसके हमारे संकल्प की प्राप्ति के मार्ग में वैश्विक अनिश्चितताओं, महामारी के प्रभाव,
भोजन की कमी आदि के कारण अनेक संकट उत्पन्न हुए हैं। इसलिए हमें समग्र और अनवरत दृष्टिकोण के माध्यम से एसडीजी का स्थानीयकरण करने की आवश्यकता है। ठीक है, जन केंद्रित तरीके, जिसका मतलब क्या है, एसडीजी का लैंगिक अनुक्रियाशील एवं सामुदायिक अनुक्रियाशील स्थानीकरण करना। ठीक है, मतलब जो मेल है उनके लिए अलग, फीमेल के लिए अलग। इसके माध्यम से कार्यान्वयन करने के लिए लक्ष्यों तथा उनके कार्यान्वयन को उपराष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाना चाहिए। सभी एसडीजी भागीदारों के बीच प्रभावी सहभागिता के माध्यम से एसडीजी के कार्यान्वयन की उचित निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु व्यवस्था करना। कार्यात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए साझा अनुभवों से सीखने में मदद करना और स्थानीय कार्रवाई के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों के प्रति अनुकूलन विकसित करना। ठीक है, उसके अलावा देखिए यूआईडीएआई जो आधार कार्ड है उसके बारे में है। तो सबसे पहले यूआईडीएआई होता क्या है, एक सांविधिक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना आधार अधिनियम 2016 के उपबंधों के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक किसके अंतर्गत आता है, सबसे पहले मिनिस्ट्री क्या है इसकी, तो इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वर्ष 2009 में स्थापित किया गया था इसे, तब यह तत्कालीन योजना आयोग के हिस्से के रूप में कार्य करता था। ठीक है, यह देश के प्रत्येक निवासी को 12 अंकों का एक विशिष्ट जो है पहचान संख्या देता है। 2021 तक यूआईडीएआई के 131.68 करोड़ आधार नंबर, मतलब इतने लोग इससे जुड़ चुके हैं 2021 तक। हाल ही में संसद में प्रस्तुत यूआईडीएआई की कार्यप्रणाली पर जो कैग है उसके ऑडिट में पाया गया कि संस्था के आधार डेटा भंडार में संग्रहित डेटा वल्नरेबल है, ये जो है सुभेद्य डाटा है। ठीक है, तो इसके लिए अभी आपने कुछ न्यूज़ भी सुनी होगी कि मतलब किसी पे फोटोकॉपी आप शेयर ना करें, कहीं पे भी कहीं भी एग्जाम देने जा रहे हैं, बैंक में या कहीं भी जा रहे हैं, आप उसको अपनी फोटोकॉपी को कहीं भी शेयर करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, दिखा सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते, आप किसी को फोटोकॉपी नहीं दे सकते। उसके अलावा अन्य संबंधित तथ्य क्या है, इस ऑडिट में निष्कर्ष यूआईडीएआई के लिए देश के स्वतंत्र लेखा परीक्षा द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 के बीच 4 साल तक के लिए की अवधि में पहली निष्पादन एक समीक्षा की गई है। ठीक है, तो इस समीक्षा में क्या पाया गया, वर्ष 2010 में आधार कार्ड बनाने प्रारंभ किए गए थे। ठीक है, 2010 में पहली बार बनाए गए थे। इसके बाद मार्च 2021 तक जो है आधार डेटाबेस 1.29 बिलियन रिकॉर्ड तक पहुंच गया है। यह विश्व की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आधारित पहचान प्रणालियों में से एक है। ठीक है, बड़ी अपने आप ही, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी इतनी ज़्यादा है। तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या निकले, कोई निवास प्रमाण नहीं, आधार संख्या केवल उन व्यक्तियों को जारी की जाती है जो आवेदन की तिथि से मतलब 12 महीने पहले या फिर 182 दिन पहले से यहाँ पर रह रहे हो, कोई आपको परमानेंट एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि यूआईडीएआई ने यह निर्धारित करने हेतु कि देश में सभी आधार धारक आधार नियम में परिभाषित भारत के जो निवासी हैं, ऐसा कोई विशिष्ट प्रमाण या प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है, ना ही इसकी पुष्टि के लिए कोई प्रणाली है। ठीक है, मतलब आप 12 महीनों से रह रहे हो तो आपका आधार कार्ड बन जाएगा। बाल आधार कार्ड की बात करें तो उसमें क्या होता है, माँ बाप का बायोमेट्रिक करके बाल आधार कार्ड बनाया जाता है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। डेटा संरक्षण की बात करें तो यूआईडीएआई विश्व के सबसे विशाल बायोमेट्रिक डेटाबेस में से एक प्रबंधन कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, लेकिन इसके पास डेटा अभिलेखीय नीति का अभाव है। इस नीति का जो है इसके पास अभाव भी है, जो डाटा कलेक्ट कर रहा है। अभिलेखीय नीति डेटा के भंडारण एवं प्रबंधन हेतु एक सर्वोत्तम तरीका है। ई डुप्लीकेट, तो हालांकि इसने जो है ऐसा न करने के लिए मतलब ऑप्शन दे रखा है, जिसमें नामांकन हेतु आइरिस आधारित, आइरिस मतलब आँख की जो पुतली होती है, आधारित प्रमाणीकरण सुविधा को प्रारंभ किया गया अभी, किंतु अलग अलग निवासियों के लिए एक ही बायोमेट्रिक डेटा दोषपूर्ण दस्तावेजों के साथ आधार जारी करना जैसे उदाहरण डुप्लीकेट प्रक्रिया संबंधी खामियों को प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे मतलब एक पड़ोस में एक आंटी थी, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जाकर आधार कार्ड बनवाने गई तो उन्होंने कहा कि मेरी एज जो है 50 ईयर हो गई है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी 1950, तो उसके हिसाब से अब वो 70 साल की, और एक्चुअल में वो अभी 60 की भी नहीं हुई है। ठीक है, तो मतलब ऐसा हो जाता है। वर्ष 2019 में यूआईडीएआई को 4.75 लाख से अधिक आधार डुप्लीकेट का समरूपण होने के कारण निरस्त करने पड़े थे। डेटा मिलान की बात करें तो सभी आधार नंबरों का उनके धारकों की व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित दस्तावेजों के साथ मिलान नहीं किया गया है। ठीक है, अतः यूआईडीएआई 10 वर्षों के पश्चात भी ऐसे बेमेल कार्ड्स की सही सीमा निर्धारित करने में असमर्थ है। दोषपूर्ण प्रणाली, यदि नामांकन के दौरान दोषपूर्ण डेटा फीड किया गया है तो उसके स्वैच्छिक बायोमेट्रिक अपडेट के लिए जो है कुछ आपसे पैसे लिए जाएंगे। मान लीजिए आपसे अगर कोई गलती होगी नाम बताने में, तो आप अगर दोबारा उसको चेंज करवाएंगे तो आपसे ही पैसे लिए जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 73% बायोमेट्रिक अपडेट लोगों के द्वारा स्वैच्छिक रूप से करवाए गए हैं।
अवसंरचना सत्यापन तो प्रमाणीकरण पारितंत्र में नियुक्त करने से पहले सेवा देने हेतु आवेदन करने वाली संस्थाओं तथा प्रमाणीकरण सेवा संस्थाओं की अवसंरचना एवं तकनीकी आधार का कोई सत्यापन नहीं किया जाता है। ठीक है, साथ ही प्रमाणीकरण में हुई जो गलतियां हुई हैं उनके कारण का विश्लेषण करने के लिए कोई प्रणाली स्थापित नहीं की गई है। गलती हो गई तो हो गई। अपर्याप्त व्यवस्था, सही प्राप्तकर्ता को आधार कार्ड की डिलीवरी सुनिश्चित करने हेतु डाक विभाग के साथ यूआईडीआई की व्यवस्था पर्याप्त नहीं होती है, क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बड़ी संख्या में आधार कार्ड बिना डिलीवरी हुए ही वापस आ जाते हैं। कैग द्वारा दिए गए सुझाव, तो इसमें जो है कैग ने क्या सुझाव दिए, डेटा नीति तैयार करना चाहिए। यूआईडीआई के डुप्लीकेट डेटा को हटाकर डेटा संग्रहण के प्रचलन को कम करना चाहिए। मतलब अगर इनको हटा देंगे जो डुप्लीकेट हुआ है तो उसमें डेटा संग्रहण अपने आप ही अमाउंट उसका कम हो जाएगा, कम स्पेस जमा करने के लिए। इसे भंडारित डेटा की सुभेद्यता को जोखिम कम करने हेतु एक उपयुक्त डेटा अभिलेखीय नीति तैयार करने की आवश्यकता है। उसके अलावा कैग ने क्या सुझाव दिए, डुप्लीकेशन पर अंकुश लगाना। यूआईडीआई को स्वचालित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ठीक है, बायोमेट्रिक होता है ना, आपका आईज का होता है, रेटिना का, फिंगर का होता है, ताकि प्रारंभिक चरण में ही मल्टीपल डुप्लीकेसी आधारों के निर्माण पर अंकुश लगाया जा सके। ठीक है, साथ ही यूआईडीआई के 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के नाबालिग बच्चे को लिए बायोमेट्रिक पहचान की विशिष्टता को प्राप्त करने वैकल्पिक उपायों की खोज करनी चाहिए। मतलब ये ना हो कि माँ बाप के उसके बायोमेट्रिक से हम उसका बच्चे का बना देते हैं। विशेषकर अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड के अभाव में किसी भी बच्चे को किसी भी लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है, आप 5 साल का से कम बच्चे को रोक भी सकते हैं, 5 साल के बाद उसका बायोमेट्रिक बना दीजिए। आधार से जुड़े बैंक खातों के लाभ, तो इसमें आधार कार्ड क्या करता है, आशा कार्यकर्ता द्वारा सहायता, जन्म पूर्व देखभाल, पेंशन भुगतान, आवासीय योजना, सब्सिडी का अच्छे से वितरण करना, मजदूरी होता है, जीवन और स्वास्थ्य बीमा, ये सब मतलब आप उस पर आधार कार्ड पे बनवा सकते हैं। स्कूल से संबंधित कोई भुगतान है। ठीक है, उसके अलावा मेरिट आधारित छात्रवृत्ति कोई योजना है वो भी आधार कार्ड पे मिल जाती है। व्यवस्थित प्रक्रिया की बात करें तो इसकी स्थापना करना, यूआईडीएआई को स्वघोषणा से आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। इसे जो है आवेदकों के निवास स्थान की पुष्टि और प्रमाणन हेतु स्व घोषणा को अतिरिक्त एक प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित करना चाहिए। ठीक है, जटिलताओं से बचना, 2016 से पहले जारी किए गए जो आधार के धारक हैं उनको किसी भी कानूनी जटिलता या असुविधा से बचाने के लिए यूआईडीआई डेटाबेस में लापता दस्तावेज की पहचान करना, लापता दस्तावेज की पहचान करने और उन्हें पूर्ण करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है। नियमित समीक्षा की जानी चाहिए, तो इसके अंतर्गत जो यूआईडीआई है उसको निवासियों के बायोमेट्रिक के स्वैच्छिक अपडेट के लिए शुल्क वसूलने पर विचार करना चाहिए। मतलब अगर आपको अपडेट कराना है तो आप वहाँ पे स्वैच्छिक जो है उनसे कुछ पैसा लें, क्योंकि दोषपूर्ण बायोमेट्रिक प्रग्रहण में निवासियों का कोई उसमें दोष नहीं है। मतलब अगर आपको कोई अपना आधार कार्ड अपडेट कराना है तो उसके लिए भी सरकार को कुछ पैसा लेना चाहिए। ठीक है, हालांकि उसमें किसी भी निवासी का दोष नहीं है। मान लीजिए एड्रेस आपका चेंज हो गया, जैसे आपको वो अपडेट कराना हो, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत पैसा लेना चाहिए सरकार को। सफलता दर में सुधार करना, यूआईडीआई को विफलता मामले का विश्लेषण करके प्रमाणीकरण कार्यों की सफलता दर में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। पूर्ण सत्यापन करना चाहिए। यूआईडीआई को आधार परिवेश में संस्थाओं को सम्मिलित करने से पहले उनके दस्तावेज, आधारभूत तंत्र, तकनीकी आधार, उसकी उपलब्धता का दावों का गहन सत्यापन करना चाहिए। आधार डेटा भंडार को सुरक्षित करना, तो इसका जो भंडारण होता है उसमें उपयोगकर्ता संगठनों द्वारा भंडारित आधार संबंधित डेटा भी सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार डेटा वॉल्ट प्रक्रिया के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना आवश्यक है। साथ ही इसके लिए समय समय पर स्वतंत्र रूप से ऑडिट करने की आवश्यकता है। ठीक है, कैग जैसे कैग करता है ना ऑडिट, तो इस टाइप से कर सकते हैं। अब इसमें प्रचलित मुद्दे क्या है, अविश्वसनीय जनसांख्यिकी विवरण। ठीक है, तो इसमें जो है आधार कार्ड पर जनसांख्यिकी विवरण प्राय असत्यापित और अविश्वसनीय होते हैं। विशेष रूप से आधार कार्ड पर व्यक्ति की जन्म तिथि और आयु को सही करना सामान्यतः जन्म प्रमाण पत्र जैसे सहायक दस्तावेजों के बिना कठिन होता है। मतलब जो व्यक्ति ने बोल दिया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, तो वो जो है कुछ भी लिख देते हैं, एज प्रूफ तो देखते नहीं है वो। धोखाधड़ी की ज़्यादा संभावना वाली आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, तो इसमें जो है अनभिज्ञ पीड़ितों को विश्वास दिला कर उनमें छलपूर्वक पैसे लेने हेतु भ्रष्ट व्यवसाय समन्वयकों द्वारा एईपीएस का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली का नकली मतलब वो बन जाते हैं इसमें आधार कार्ड, उससे इनके साथ दुरुपयोग हो जाता है। सहमति, डेटा का किस प्रकार के लिए उपयोग किया जाएगा इस बारे में
कोई सूचित सहमति नहीं है। मतलब इसको बनाया क्यों गया था उस टाइम भी पता नहीं था, फिर धीरे धीरे इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया आगे 2010 में। मतलब इसकी इतनी वैल्यू नहीं थी जब ये बना था, फिर धीरे धीरे 2013-14 से जो है इसे मान्यता प्राप्त होनी चालू हो गई। अधिकारों का उल्लंघन, तो बायोमेट्रिक और जनसंख्यिकी डेटा का संभावित लीकेज, चाहे वह केंद्रीय आधार भंडार से हो या वितरण के स्तंभ से अथवा नामांकन उपकरण से, यह लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। ठीक है, निजता के अधिकार का यहाँ पे उल्लंघन इसमें होता है। बाहर निकलने के विकल्प, यूआईडीआई डेटाबेस से बाहर निकलने के विकल्पों का अभाव है। ठीक है, उत्तरदायित्व का अभाव, प्रणालीगत विफलता और इसके कारण पीड़ित किसी व्यक्ति के संदर्भ में यूआईडीआई संसद के प्रति उत्तरदायी यहाँ पे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इन पे नियमित करना इनको काफ़ी मुश्किल हो जाता है। भारत की जांच एजेंसियाँ, इंडिया इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, तो इसमें देखिए ये सारी है सीजीआई, सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ। इनके जो है विभिन्न जांच एजेंसियों को एक छत के नीचे लाने के लिए स्वतंत्र अम्ब्रेला संस्थान, इसके गठन का सुझाव दिया गया। इन सबको ही मतलब चारों को एक ही संगठन के नीचे रखा जाए। तो सबसे पहले इन चारों के बारे में देख लेते हैं क्या है ये। सबसे पहले सीबीआई, तो 1963 में स्थापित भारत में प्रमुख 5 पुलिस एजेंसियों में से एक है ये। ठीक है, तथा कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका मंत्रालय याद रखिएगा कौन सा, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय। उसके अलावा इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निवारण तथा संस्थानम समिति 62 से 64 की अनुशंसा पर की गई। यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी है। पुलिस की एक नोडल एजेंसी है जो इंटरपोल सदस्यों की ओर से जांच का समन्वय करती है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, उद्यमिता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा। ये ना तो वैधानिक है ना संवैधानिक निकाय है। ठीक है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा ये प्रशासित है। यह गहन जांच और अभियोजन के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से निपटने तथा आर्थिक एवं हिंसक अपराधों पर अंकुश लगाने पर केंद्रित है। ठीक है, यह साइबर एवं उन्नत प्रौद्योगिकी से संबंधित अपराधों की रोकथाम में सहायता करती है। उसके अलावा लोकपाल अधिनियम 2013 का जो 2014 का एक था, उसमें यह प्रावधान किया गया था कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री, सीजीआई और विपक्ष के जो नेता है उनसे मिलकर बनी उच्चाधिकारी समिति द्वारा की जाएगी। ठीक है, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता के जो मिलकर बड़े उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा की जाएगी। उसके अलावा सीबीआई और जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उनके निदेशकों के 2 वर्ष के निश्चित कार्यकाल को बढ़ाकर 5 वर्ष करने के लिए 2021 में राष्ट्रपति ने 2 अध्यादेश जारी किए। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को सहायता प्रदान करती है। ठीक है, अब देखिए ईडी क्या है, प्रवर्तन निदेशालय जो है, ये ना प्रवर्तन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, तो ये क्या है, इसके जो है 1956 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसको 1956 में स्थापित नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेषीकृत वित्तीय जांच एजेंसी है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 इसके कुछ प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है। एफईएमए एक सिविल कानून है, जबकि पीएमएलए आपराधिक कानून है। मतलब जो ये वाला है एफईएमए, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, ये एक सिविल कानून है, और जबकि ये क्या है, एक आपराधिक कानून है। अगर ये आप इसका उल्लंघन करेंगे तो आप अपराधी की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, एसएफआईओ गंभीर धोखाधड़ी और जांच कार्यालय। ठीक है, तो इसका क्या है, इसकी स्थापना जो है 1956 में स्थापित हुआ था। नहीं सॉरी, ये तो ईडी की होगी। अब देखिए इसके बारे में देखते हैं, एसएफआईओ। तो ये एक कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है। इसमें जो है अकाउंटेंसी, फॉरेंसिक ऑडिटिंग, विधिक सूचना प्रौद्योगिकी, अन्वेषण, कंपनी कानून, पूंजी बाजार, कराधान के क्षेत्र, इसके विशेषज्ञ शामिल हैं। इनका उद्देश्य क्या है, सफेदपोश अपराधों, धोखाधड़ी का पता लगाना, उनके लिए मुकदमा चलाना, मुकदमा चलाने की अनुशंसा करना। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। कंपनी अधिनियम 2013 में, जिसमें सीबीआई था, उसके तहत सांविधिक दर्जा पर इसे सांविधिक दर्जा प्राप्त है। इनमें कंपनी कानूनों के उल्लंघन के लिए आरोपियों को गिरफ्तार करने की शक्ति भी होती है। जांच में एसएफआईओ के अधिकारी की सहायता के लिए 2013 में जो है जो सीएफडीएमएल कंप्यूटर फॉरेंसिक एंड डाटा माइनिंग लेबोरेटरी, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 द्वारा प्रशासित है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। एनआईए अधिनियम केंद्रीय एजेंसी को देश भर में आतंकी गतिविधियों पर स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति देता है। स्वतः संज्ञान क्या होता है, मतलब अपने आप ही किसी भी मुद्दे को उठाकर उसमें जांच कर सकते हैं। ठीक है, इसका शासी निकाय गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री में आती है ये एनआईए।
यह देश में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या है, जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली का विश्लेषण। तो इनकी विश्लेषण देखते हैं। एजेंसियों की सबसे पहले बहुलता। एक ही घटना, मतलब अलग अलग काफ़ी सारी एजेंसियाँ हैं, तो एक ही घटना के जो अलग अलग एजेंसियाँ जांचती है, उससे क्या होता है, प्राय साक्ष्य कमजोर पड़ जाते हैं। एक आगे कुछ कहते हैं, दूसरा कई बार उसके विरोधाभास में कुछ और कह देती है। ठीक है, जिससे बयानों में विरोधाभास उत्पन्न होता है और शक्तियों का अति व्यापन होता है। इससे निर्दोषों को भी लंबे समय तक कारावास में रहना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा अभियोजन में विलंब, देर भी हो जाती है। लोक अभियोजन और स्थायी अभिवक्ताओं की कमी, सुनवाई के लिए अगली तारीख की मांग, लंबित मुकदमों में बड़ी संख्या में दस्तावेजों को दाखिल करना, विचाराधीन कैदियों का अनुसूचित कारावास, केवल एक पक्षीय साक्ष्यों का चयन और अधिकारियों के बार बार स्थानांतरण से जांच में अनावश्यक विलंब होता है। ठीक है, सामान्य सहमति अगर देखें, अब देखिए सबसे पहले सीबीआई की 3 तरह के मामलों की जांच करती है। कौन से देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले भ्रष्टाचार विरोधी, ये आमतौर पर जो है सार्वजनिक अधिकारियों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध पंजीकृत होते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित सीबीआई का अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी इसके पास होता है। विशेष अपराध, तो इसके अंतर्गत जो राज्य सरकारें होती है उसके अनुरोध पर या सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट होता है उसके आदेश पर भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी है उसके तहत गंभीर और संगठित अपराध की जांच करता है। आर्थिक अपराध, इकोनॉमिक मतलब वित्तीय कदाचार, बैंक धोखाधड़ी, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है, काले धन के संचालन आदि से संबंधित अपराध। हालांकि सीबीआई आमतौर पर धन शोधन के मामलों को ईडी को हस्तांतरित, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ऊपर जो देखा था हमने, उसको हस्तांतरित कर देती है। स्वतः संज्ञान जो सुओ मोटो होता है, तो इसमें जो है सीबीआई केवल संघ शासित प्रदेशों में अपराधों की स्वतः संज्ञान, सीबीआई जो है जो हमारे सेंट्रल वो है यूटी है, उनमें जाकर कोई भी मामला उठा के उसकी जांच कर सकती है। ठीक है, इससे जो है केंद्र सरकार संबंधित राज्य की सहमति के बाद ही सीबीआई को राज्य में किसी अपराध की जांच के लिए अधिकृत कर सकती है। मतलब सीबीआई का क्या होता है, अगर किसी राज्य में उसे जांच करनी तो वहाँ पे राज्य की अनुमति लेनी होती है। ठीक है, पर सेंटर पे ऐसा नहीं होता, वो सेंटर में किसी भी जो है स्वतः संज्ञान लेके उसको जांच कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सीबीआई को राज्य की सहमति के बिना देश में किसी भी कहीं भी किसी अपराध की जांच करने का आदेश दे सकते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं, ये आदेश अगर चाहते हैं किसी किसी राज्य में जांच करवाना तो ये ऐसा करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सामान्य सहमति, जब कई राज्य जैसे मिजोरम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आदि से सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है, तब सीबीआई को जांच के लिए संबंधित राज्य से केसवार सहमति लेनी पड़ती है। मतलब वहाँ पे उसे राज्य के से सहमति लेनी पड़ती है। इस प्रकार यदि राज्य सरकार सीबीआई को जांच के लिए अनुमति नहीं देती तो सीबीआई अधिकारी राज्य में प्रवेश करते ही एक पुलिस अधिकारी होने की अपनी सभी शक्तियां खो देंगे। अगर राज्य सरकार ने उसे कहा ही नहीं कि आप आगे जांच करें, तो वो अपनी सारी शक्तियां राज्य में एंटर करते ही खो देगा। उसके बाद राज्य के नीति निदेशक तत्व अधिनियम की धारा 6 जो है राज्य सरकार को सीबीआई अधिकारी को सहमति देने या ना देने का अधिकार देती है। ठीक है, डीएसपीई अधिनियम, वो डीपीएसपी नहीं है। ठीक है, डीपीएसपी को तो खुद ही कानून अधिकार प्राप्त नहीं है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना डीएसपीई अधिनियम 1946 से वो अपने सारे वो प्राप्त करता है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद तो इसकी धारा 6 जो है इसके अकॉर्डिंग इसको सीबीआई को मतलब सहमति देने और ना देने की मतलब कर भी सकते हैं जांच और नहीं भी। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एनआईए जो है आतंक विरोधी नोडल निकाय है, लेकिन इसके पास अभी भी जांच करने और त्वरित आवागमन के लिए बुनियादी ढांचे, जनबल, वाहनों की जो है कमी है एनआईए के पास। जो जिसके चीफ वो है ना अजीत डोभाल। कम होती विश्वसनीयता, भ्रष्टाचार, ज्यादतियों, निष्पक्ष की कमी, राजनीति वर्ग के साथ घनिष्ठ संबंध, उदाहरण के लिए बोफोर्स कांड, हवाला घोटा कांड, इसके आरोपों के कारण सीबीआई, ईडी और एसएफ आयोग जैसी जांच एजेंसियों की छवि जो है खराब हुई है। सीबीआई ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 24 के तहत छूट दावा करते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया है, जिससे सार्वजनिक जवाबदेही में बाधा उत्पन्न होती है। मतलब अगर जैसे आरटीआई एक्ट में अगर आप इसको लाना चाहते हैं तो उसमें सीबीआई ने खुद ही मना कर दिया। ठीक है, इससे सार्वजनिक जवाबदेही में बाधा उत्पन्न होती है। उसके बाद स्वायत्ता का अभाव, तो इसमें जो है जो सीबीआई जैसी एजेंसियां प्रशासनिक और वित्तीय रूप से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग पर निर्भर है। ठीक है, उनके पास कार्यात्मक स्वायत्ता का अभाव है। संघवाद, उसमें राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी भी एजेंसी को अपराध की अखिल भारतीय जांच का कार्य सौंपने का केंद्र सरकार का निर्णय संविधान का उल्लंघन करता है, क्योंकि उसमें लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं। ठीक है, पुलिस भी राज्य का विषय है और लोक व्यवस्था भी, जबकि यहाँ पे जो है केंद्र सरकार वहाँ पे उसे बोल सकती है। ठीक है, कार्य करने के लिए। ठीक है, तो इसमें स्वायत्ता का अभाव,
तो जैसे कि आपको पता है सीबीआई एजेंसी प्रशासनिक रूप से अगर बात करें तो किसके अंतर्गत काम करती है? एक सेकेंड। वित्तीय रूप से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अंदर काम करती है, ठीक है, और उसके पास कार्यात्मक स्वायत्ता का अभाव है। उसके बाद देखिए संघवाद, राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी भी एजेंसी को अपराधों की अखिल भारतीय जांच का कार्य सौंपने का केंद्र का निर्णय संविधान का उल्लंघन करता है, ठीक है। अच्छा, ये देख लिया था हमने, क्योंकि वो क्या है, एक लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के दोनों ही विषय हैं, ठीक है। जैसे कि गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम, उपा आपने सुना होगा 1967, उन अधिनियमों में से एक है जिन्हें एनआईए अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया गया था। अधिनियमों में शामिल अपराधों को जांच करने के लिए एजेंसी को अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार दिया गया। टोटल मतलब इंडिया में देख सकती है। जांच एजेंसियों की सुधार की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहले अम्ब्रेला संगठन, जो कि मेन आर्टिकल की थीम है। तो इसमें जो है जांच एजेंसियों की शक्तियों, कार्यों और क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के लिए, समन्वय में सुधार करने, संसाधनों और खुफिया जानकारी को साझा करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को छत के नीचे लाने की आवश्यकता है, ठीक है। मतलब सभी एक ही कंट्रोल में रहे तो उससे जो है ज़्यादा सुधार की वो होगी, गुंजाइश है। साथ ही ये जांच एजेंसियों को उत्पीड़न के एक उपकरण के रूप में भी दोषी ठहराए जाने से बचाएगा और एजेंसियों की बहुलता को समाप्त करेगा। मतलब एक ही केस पे एक एजेंसी काम करे, दूसरी आगे दूसरी कर रही है, तो इससे भी इसको बचाएगा, ठीक है। नियमित उन्नयन, सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को सीखने के लिए ज्ञान के नियमित उन्नयन, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विनियमन कार्यक्रमों की आवश्यकता है, ठीक है। जांच के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक राज्य एजेंसियों को बेहतर सुविधाओं से लैस होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसका एक तरह से मॉडिफिकेशन करेगा, उसमें आधुनिकीकरण करेगा। प्रदर्शन ऑडिट, तो इसके अंतर्गत जो है कमियों को दूर करने और जांच एजेंसियों की दक्षता में सुधार करने के लिए नियुक्ति समिति द्वारा संस्था के प्रदर्शन का वार्षिक ऑडिट किया जाएगा। जैसे जो कैग करता है ना, ऑडिट करता है, चेक करता है एक तरह से, ठीक है। उसके बाद इसकी स्वायत्ता, जांच एजेंसी पर सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण को समाप्त करके एवं कार्यात्मक स्वायत्ता प्रदान करके स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए, ठीक है। इसके निदेशक को सरकार के सचिव के समान अधिकार दिए जाने चाहिए और उसे प्रधानमंत्री या संबंधित मंत्री को रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। मतलब उन पर थोड़ा सा उनको फ्री कर दिया जाए, ठीक है, राज्य के या किसी के अधीन वो ना रहे, ठीक है। महिलाओं की भागीदारी, पुलिस व्यवस्था में महिलाओं के और अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है ताकि पीड़ित महिलाएं अपराध की रिपोर्ट करने और पुलिस से संपर्क करने के लिए आश्वस्त महसूस करें। मतलब कोई अगर पीड़ित महिला आए तो उसे अगर सामने महिला ही एक मिलती है तो वो ज़्यादा मतलब अपने आप को खुल के रिप्रेजेंट कर पाएगी, ठीक है। विश्वसनीयता में सुधार, राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध सहयोग होना चाहिए ताकि राजनीतिक कार्यपालिका के साथ मौजूद गठजोड़ को समाप्त करके सामाजिक वैधता और जनता के विश्वास को पुनः प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि पुलिस और जांच निकायों सहित सभी संस्थान लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखें और उन्हें सशक्त करें और किसी भी सत्तावादी प्रवृत्ति को पनपने ना दें। मतलब राजनीति से इसको दूर रखा जाए। अब देखिए कारागार सुधार, अगला जो टॉपिक है प्रिजन रिफॉर्म। तो इसमें जो होम मिनिस्ट्री है उसके कारागारों के आधुनिकीकरण की परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कारागारों का आधुनिकीकरण परियोजना के बारे में, ये है क्या। तो इसमें देखिए अलग अलग मतलब वो दिए गए प्रावधान, जैसे कारागारों की सुरक्षा बढ़ाना, सुधारात्मक प्रशासन कार्यक्रम के माध्यम से कैदियों के सुधार और पुनर्वास कार्य को सुविधाजनक बनाना। इस परियोजना की अवधि 5 वर्ष 21 से 26 तक है। एमओपी एमओपी जो है कारा इसके उद्देश्य पर्पज़ क्या है इसका, तो कारागार है, एक सेकेंड, उनकी सुरक्षा अवसंरचना में विद्यमान कमियों को दूर करना, ठीक है। कारागारों की अत्याधुनिक तकनीक के अनुरूप नए सुरक्षा उपकरण प्रदान करना, ठीक है। जैसे दिल्ली में तिहाड़ जेल है तो उसको एज्यूम करके चलिए ये सब जो बताया जा रहा है। कारागार सुरक्षा व्यवस्था को डोर फ्रेम, मेटल डिटेक्टर, सुरक्षा पोल, बैगेज स्कैनर, फ्रिक्सिंग, सर्च, जैमिंग सॉल्यूशन आदि जैसे सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से सुरक्षित करना। सुधारात्मक प्रशासन, इस पर ध्यान देना जिसमें कैदियों की देखरेख, उनका मैनेजमेंट या प्रबंधन करने वाले कारागार अधिकारियों की मानसिकता में व्यापक प्रशिक्षण के माध्यम से बदलाव लाना भी शामिल है, ठीक है। मतलब जो उनके ऊपर रहता है, कैदियों के ऊपर रहता है, उनमें भी एक तरह से आप मतलब उनकी मानसिकता क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए कि वो जो वहाँ पे कैदी हैं उनको सुधार सके। साथ ही इसमें प्रशिक्षित सुधारात्मक विशेषज्ञों, व्यवहार विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिक आदि की संलग्नता के साथ कैदियों के कौशल विकास, मतलब जेल पे जो उन पे काम करवाया जाता है तो वहाँ पे कौशल विकास और पुनर्वास के लिए उपयुक्त कार्यक्रम शुरू करना भी इसमें शामिल है। इस परियोजना को सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। व्यापक तौर पर इसमें अग्रलिखित प्रकार के कारागार शामिल होंगे: केंद्रीय कारागार, जिला कारागार, उप कारागार, महिला कारागार, खुले कारागार, विशेष कारागार, ये आदि। एमओपी परियोजना के मुख्य घटक क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अवसंरचना, शरीर पर धारण किए जाने वाले
कैमरा, डोर फ्रेम, मेटल डिटेक्टर, सिक्योरिटी पोल, बैगेज स्कैनर, फिक्सिंग, सर्च, जैमिंग सॉल्यूशन, सुधारात्मक कार्यक्रम। मतलब ये जेल से एक तरह से आधुनिकीकरण जेल का कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए पृष्ठभूमि क्या है इसकी। तो कारागार संविधान में 7वीं अनुसूची की सूची 2 इसके तहत एक राज्य सूची का विषय है। ठीक है, कारागार कारागारों का जो मैनेजमेंट होता है और जो प्रशासन होता है वो अनन्य रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह कारागार अधिनियम 1894 और संबंधित राज्य सरकार की कारागार नियमावली द्वारा शासित होता है। हालांकि जो होम मिनिस्ट्री है वो कारागारों और कैदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित निर्देश और परामर्श देता रहता है। कारागार की सुधार की आवश्यकता क्यों है इनमें, क्योंकि उसमें देखिए संख्या क्या है, कारागार में कैदियों की संख्या अधिक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए जेल के सांख्यिकी भारत में उल्लेख है कि 2019 से लेके 2019 में 1306 कारागार में 4.1 लाख कैदी, कारागार मतलब जेल होता है। ठीक है, जेल में कितने कैदी हैं, 4.1 लाख कैदियों की स्वीकृत क्षमता की तुलना में 4.8 लाख कैदी थे। ठीक है, स्वीकृत क्षमता से 118% ज़्यादा थे। मतलब इतने एक जेल में ज़्यादा लोग रहेंगे तो उससे क्या होगा, उन्हें परेशानी होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है इनके जो है सुधार के लिए ये अधिनियम पेश किया गया। इससे कैदियों की मूलभूत आवश्यकता जैसे स्वास्थ्य देखभाल, भोजन, खाना भी सोचिए इतने ज़्यादा लोग हैं तो खाना भी वहाँ पे कम होगा। आवास को पूरा करने के लिए कारागारों की क्षमता क्षीण होती है। इससे कैदियों के मूल अधिकारों जैसे उचित जीवन स्तर बनाए रखने का अधिकार, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्त मानकों के अधिकार के समक्ष भी जो है खतरा उत्पन्न होता है। विचाराधीन कैदियों को पृथक नहीं करना। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे कैदी होते जो बाय चांस अंदर चले जाते हैं सिर्फ ट्रायल बेसिस पे। ठीक है, तो ऐसे कैदियों को अलग नहीं करना। हमारे देश के कारागारों में 75% कैदी विचाराधीन कैदी रहे। जब ये प्रतिशारत कैदी बंदी कैदियों के संपर्क में आते हैं तो वे अपराध की दुनिया के प्रति प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जब बिल्कुल ही अपराधी जो लोग होते हैं अपराधी उनके कैटेगरी में ये आते हैं जो कि इनोसेंट होते हैं पर गलती से वो मतलब ट्रायल बेसिस पे होते हैं तो इनके संपर्क में आके वो भी प्रभावित हो जाते हैं। कारावास के स्वास्थ्य संबंधी परिणाम। तो क्षमता से अधिक कैदियों युक्त कारागारों में कैदियों के स्वास्थ्य की स्थिति खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में पोषण का स्तर निम्न होता है, स्वास्थ्य अपर्याप्त होती है और प्राय स्वच्छ हवा एवं व्यायाम की सुविधा की अनुपलब्धता होती है। कारावास और निर्धनता। कारावास का किसी कैदी और उसके परिवार की निर्धनता में प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि परिवार के किसी सदस्य को कारावास होने पर परिवार को वित्तीय हानि वहन करना पड़ता है। मतलब अगर कोई किसी के घर से चला जाता है जेल में तो मतलब आस पड़ोस में उसे काम वाम भी नहीं मिलता। अगर हम मीडियम उसमें काम करते हैं तो आस पड़ोस में अगर कोई काम करता तो वो नहीं मिलेगा, है ना। तो हर तरह से मतलब वो आर्थिक तरह से भी दिक्कत होती है। उसके अलावा वकील की फीस, कैद व्यक्ति के लिए भोजन, जेल में मिलने जाने के लिए परिवहन व्यय, इसी प्रकार के अन्य व्यय को पूरा करना पड़ता है। कर्मचारियों की गंभीर कमी। कारागार के कार्यकारी कर्मचारियों की स्वीकृत पद का लगभग 30% अभी भी रिक्त है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सभी कारागारों के प्रति कर्मचारी औसतन 7 जो है कैदी हैं 2020 के अकॉर्डिंग। महिला कैदियों की समस्याएं। महिला कर्मचारियों का भी गंभीर अभाव है। स्वच्छता एवं सफाई के लिए आवश्यक शौचालय, स्नानघर, अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी, साथ ही कारागार में शारीरिक एवं यौन हिंसा का सामान्य बात है। हानिकारक सामाजिक प्रभाव। कारावास रिश्तों में व्यवधान उत्पन्न करता है और सामाजिक समरसता को दुर्बल बनाता है। पारिवारिक संरचना का विघटन पति पत्नी के साथ, माता पिता और बच्चों के बीच संबंधों को प्रभावित करता है। कई पीढ़ी तक परिवार और समुदाय के ढांचे को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कोविड-19 प्रेरित परिवर्तन। तो इसके अंतर्गत जो है कई कारागार अत्यावश्यक कोविड-19 निवारक उपायों को लागू करने में विफल रहे हैं। कारागार में रहने वाले लोग रहने के लिए संकुचित स्थान वाली दशाओं, स्वच्छता संबंधी आपूर्ति की कमी, खराब स्वास्थ्य स्थिति के कारण विशेष रूप से सुभेद्य होते हैं। ठीक है, भारत में कारागार सुधार के संदर्भ में अब तक किए गए महत्वपूर्ण उपाय। तो उपाय देख लेते हैं अब तक क्या किए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले टीबी मैकाले द्वारा 1835 में आधुनिक कारागार प्रणाली की संकल्पना की गई थी 1835 में। 1836 में विलियम बेंटिंग द्वारा कारागारों के अनुशासन में सुधार के लिए एक कारागार अनुशासन समिति का गठन किया गया था 1836 में। कारागार अधिनियम 1894 में भारत में कैदियों के कामकाज में एकरूपता लाने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में कैदियों के वर्गीकरण का प्रावधान था। उसके अलावा देखिए अखिल भारतीय कारागार समिति 1919 से 1920। ठीक है, ये सारे हमारे 20वीं शताब्दी के वो है सुधार। इसके द्वारा किया गया अध्ययन इस विषय पर आरंभ किया गया था। गया प्रथम व्यापक अध्ययन था उस समय में 1920 में जब मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड वो आया था नियम, ऐसे याद रखिएगा।
तो आदर्श कारागार नियमावली तैयार करने हेतु अखिल भारतीय कारागार नियमावली समिति 1957 से 59 का गठन किया गया। न्यायमूर्ति A.N. मुल्ला के अधीन अखिल भारतीय जेल सुधार समिति 1980 से 83 का गठन किया गया। अभी तो नॉर्मल कैदी की बात हुई थी, अब देखिए यहाँ पे जो है महिला कैदी की, तो महिला कैदी को प्रथम बार जो अध्ययन किया गया वो 87 में 1987 में भारत सरकार द्वारा न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर समिति की नियुक्ति जो है की गई थी। कारागार सुधार और सुधारात्मक प्रशासन पर राष्ट्रीय नीति का मसौदा 2007 में आया। उसके बाद आदर्श कारागार नियमावली 2016 का उद्देश्य देश भर के कैदियों में प्रबंधन और कारागारों के प्रशासन को शासित करने वाली विधियों, नियमों एवं विनियमों में एकरूपता लाना था। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में देश भर में जेल सुधारों के सभी पहलुओं की जांच करने एवं उनसे निपटने के उपायों का सुझाव देते हुए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2018 में कारागार में महिलाओं का जो है महिलाओं पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई 2018 में। ठीक है, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए पहली बार कब मतलब जेल इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद महिलाओं के लिए फर्स्ट टाइम जैसे 1987 में जो है सुधार किया गया था। ठीक है, तो ये सब थोड़ा नॉलेज के लिए बस पढ़ते हैं, बाकी एग्जाम में तो इसमें से कुछ नहीं आएगा। आगे की राह क्या है, तो कैदियों की अधिक संख्या की समस्या का समाधान निम्नलिखित उपाय के द्वारा किया जा सकता है। सबसे पहले खुली जेल, तो यह एक सुधारात्मक संस्था है जिसमें कैदियों पर सीमित पर्यवेक्षण के तहत अपनी सजा काटने के लिए विश्वास किया जाता है और प्राय उन्हें कारागारों में बंद नहीं किया जाता है। वे कार्य पर जाने और कार्य अवधि के पश्चात जेल लौटने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, मतलब उनसे जो है कार्य करवाया था, जेल के अंदर भी कार्य कर। पैरोल और फरलो की व्यवस्था में सुधार करना। पैरोल जैसे होता है ना कि कुछ टाइम के लिए बाहर आ जाते कैदी, जो भी काम उन्हें करना होता है इमरजेंसी तो करके वो वापस चले जाते हैं, कुछ दिनों के लिए मतलब मिलती है पैरोल। तो इसमें कैदी अपनी सामाजिक संपर्क बनाए रख सकेंगे और कारागारों में भीड़ कम हो सकेगी। पैरोल और फरलो की स्वीकृति अनहित के प्रति संतुलित होनी चाहिए। ठीक है, जनहित के प्रति संतुलित होनी चाहिए। ये ना हो कि मतलब आपने पैरोल दे दी 2 साल 10 साल ऐसे, तो लिमिटेड टाइम के लिए कुछ लोगों को पैरोल दे सकते हैं। कुछ श्रेणियों के लिए कैदियों के लिए इन सुविधाओं से इनकार किया जा सकता है। मतलब जो ज़्यादा ही क्रिमिनल जिनका बड़ा केस करके आए उनको तो हम मतलब पैरोल नहीं देते हैं। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने चाहिए जिससे कि किसी भी निर्दोष कैदी को जेल में ज़्यादा समय व्यतीत करने के लिए बाध्य ना किया जाए। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है ना पैरोल और फरलो। पैरोल क्या होता है, किसी खास जरूरत को पूरा करने के लिए कैदी को दिया जाता है। यह कोई अधिकार नहीं है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पैरोल की अवधि सजा की अवधि में शामिल नहीं की जाती है। यह सजा का निलंबन है। मान लीजिए किसी को 1 साल की सजा हुई तो वो उसमें अगर 1-2 महीने के लिए बीच में पैरोल के लिए आ गया तो उसकी सजा कितने की होगी, 14 महीने की हो जाएगी। ठीक है, फरलो क्या होता है, बिना किसी कारण के दिया जा सकता है। निर्दिष्ट सालों तक जेल की सजा काटने के बाद फरलो एक कैदी का अधिकार होता है। ठीक है, फरलो अधिकार होता है, पैरोल अधिकार नहीं होता है। इसमें कैदी को दी गई फरलो की अवधि सजा की अवधि में शामिल की जाती है। यह सजा का एक परिहार होती है। जैसे अगर किसी ने मान लीजिए 1 साल की उसे जेल है, ठीक है, उसने बहुत अच्छे से काम किया, सब कुछ बहुत अच्छा किया, तो उसे 10 दिन का फरलो मिल गया। ठीक है, तो वो इसमें से 1 साल में जो आपका अवधि में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब वो आपको अलग से कट जाएंगे एक तरह से। ठीक है, तो फरलो एक तरह से अच्छे बिहेवियर के लिए आपको मिल सकती है, पैरोल आप ले सकते हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानकों का पालन करना। मतलब सॉरी, जो फरलो मान लीजिए 1 साल की जेल है तो वो 10 दिन आपको जो मिला है फरलो वो इसमें से कटेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 11 महीने और 20 दिन की सजा हो जाएगी। ठीक है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानकों का पालन करना, जैसे UN स्टैंडर्ड्स मिनिमम रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, नेल्सन मंडेला रूल, जो कारागारों में जो है कारागार में कैदियों के उपचार और अच्छे जेल प्रबंधन के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित सेट करता है। UN स्टैंडर्ड्स मिनिमम रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, UN रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विमेन प्रिजनर्स एंड नॉन कस्टोडियल मेजर ऑफ विमेन अफेंडर्स। ठीक है, ये क्या है, बैंकॉक रूल्स। एक तो नेल्सन मंडेला रूल्स है, एक है बैंकॉक रूल्स है। नेल्सन मंडेला क्या देता है, जेल जो मैनेजमेंट होता है उसमें न्यूनतम जो मानक होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो सेट करता है। जबकि बैंकॉक क्या करता है, महिलाओं के अनावश्यक कारावास को कम करने और जेल में बंद महिलाओं के विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए गाइडलाइंस आपको देता है। ठीक है, ये महिलाओं के लिए है जो बैंकॉक रूल्स है। तीसरा है UN स्टैंडर्ड्स मिनिमम रूल्स फॉर नॉन कस्टोडियल मेजर, जिसे टोक्यो रूल्स भी कहते हैं। इसमें क्या गैर हिरासत उपायों और प्रतिबंधों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत सिद्धांतों का एक समुच्चय प्रदान किया गया। साथ ही कारावास के विकल्प के अधीन व्यक्ति के लिए न्यूनतम सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। मिनिमम जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए वो उसे वहाँ पे मिलती है। ठीक है, उसके बाद प्रौद्योगिकी का उपयोग,
तो इसमें स्वचालन और अन्य तकनीकी प्रगति कारागार के कर्मचारियों का बोझ काफ़ी कम हो जाता है। हालांकि ऐसी तकनीक के उपयोग को कारागार के कर्मचारियों और हिरासत में लिए गए लोगों के बीच महत्वपूर्ण अंत्यक्रिया की आवश्यकता के अनुरूप संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। यहाँ पे राष्ट्रीय कारागार आयोग, ये क्या, कारागार के संबंध में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए इसे स्थापित किया गया है। इनके लिए उत्तरदायी एक केंद्रीय निकाय होना चाहिए। एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र, सभी कारागारों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन ना हो और उनकी चिंताओं को निष्पक्ष रूप से सुना जाए। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आवश्यकताएं, तो इसमें क्या, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को उचित और नियमित रूप से पूरा किया जाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों तक कैदियों की पहुंच होनी चाहिए। मतलब कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे जो है चिकित्सक मिलना चाहिए। कौशल विकास, कारागार में शैक्षिक सुविधाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल सुविधाओं को भी उन्नत किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कैदियों के दैनिक जीवन में सुधार हो सकता है और कारागार में छूटने के बाद उन्हें आर्थिक सहायता वहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है हमारा फ़ोन टेपिंग। ठीक है, जो फ़ोन की टेपिंग है तो उसके बारे में दिया गया है। तो फ़ोन टेपिंग होता क्या है? फ़ोन टेपिंग से तात्पर्य किसी तीसरे पक्ष द्वारा गुप्त माध्यम से इंटरनेट आधारित संचार और फ़ोन की निगरानी करने से है। ठीक है, दो बंदे बात करें, कोई तीसरा आके गुप्त रूप से उन दोनों के बीच की बात को टेप कर ले। ठीक है, मतलब या फिर उन दोनों के बीच की बात को लेके और किसी थर्ड पार्टी को दे दे, पुलिस को या किसी भी मतलब बीच वाले उसको दे दे, तो वो फ़ोन टेपिंग होता है। इसका अर्थ वायर टेपिंग या लाइन बगिंग अथवा इंटरसेप्शन ऑफ फ़ोन का अवरोधन भी होता है। इसकी शुरुआत पहली बार 1890 में यूएसए में टेलीफोन रिकॉर्डर के आविष्कार के बाद की गई थी। ठीक है, तो हाल ही में जो है 2019 में राजनीतिक नेताओं के फ़ोन टेपिंग, जो कांग्रेस पार्टी थी उसके द्वारा ये मतलब वो कंप्लेंट की गई थी, तो उसके लिए एक आईपीएस अधिकारी की जांच की जा रही थी। फ़ोन टेपिंग का संवैधानिक प्रावधान अगर देखें हम, तो ये जो है 7वीं अनुसूची संघ सूची की प्रविष्टि 31 के अंतर्गत अन्य संचार उपकरणों के साथ टेलीफोन का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, निजता का अधिकार जो है, टेलीफोन पर वार्ता किसी व्यक्ति के निजी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस प्रकार टेलीफोन टेपिंग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा, जब तक कि इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत अनुमति नहीं दी जाती है। वाक की स्वतंत्रता, यदि कोई व्यक्ति टेलीफोन पर बात कर रहा है तो वह अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग कर रहा है। इस प्रकार टेलीफोन टेपिंग अनुच्छेद 19 के 1 का उल्लंघन होगा, जब तक कि अनुच्छेद 19 के 2 के तहत निर्धारित अधिकारों के निर्बंधन के दायरे में ये नहीं आता है। ठीक है, इसको हमने पहले भी पढ़ा था, जो पीटी 365 था उसमें भी ये आर्टिकल आया हुआ था। ठीक है, तो विधिक प्रावधान अगर इसके हम देखें तो फ़ोन टेपिंग को भारतीय तार अधिनियम 1885 द्वारा विनियमित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या है 1885 भारतीय तार अधिनियम। तो फ़ोन टेपिंग की शक्ति, तो ये जो है भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 5 के 2 के तहत केंद्र और राज्य दोनों को फ़ोन टेप का अधिकार प्राप्त देती है। 1885 की धारा 5 की 2। ठीक है, राज्यों में पुलिस को फ़ोन टेप करने का अधिकार प्राप्त है। केंद्र में 10 एजेंसियां फ़ोन टेप करने के लिए अधिकृत है। कौन सी? सीबीआई होगी, एनसीबी है, कि ये सब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर ब्यूरो, राजस्व खुफिया निदेशालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद, रॉ जिसे बोलते हैं, सिग्नल स्क्रिल इंटेलिजेंस निदेशालय, दिल्ली पुलिस आयुक्त, इन सबको जो है ये फ़ोन टेपिंग कर सकते हैं। किसी अन्य एजेंसी द्वारा फ़ोन टेप करना अवैध माना जाएगा। फ़ोन टेपिंग के आधार क्या है? यदि केंद्र या राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक सुरक्षा, भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेश राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या लोग व्यवस्था या कोई अपराध करने हेतु उद्दीपन को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो उसके द्वारा फ़ोन टेपिंग की जा सकती है उस समय पे। प्रेस के लिए अपवाद है। कैसे? केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के ऐसे प्रेस संदेशों को जो भारत के प्रकाशित किए जाने के लिए अभिप्रेत हैं, तब तक अवरोधित अथवा निरुद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि उनके प्रसारण को कानून के तहत प्रतिबंधित नहीं किया गया। अगर किसी चीज़ को मना कर दिया, रोक दिया गया, तो वो जो है ऑनलाइन नहीं भेज सकते उसे। फ़ोन टेपिंग के आदेश जारी करने की शक्ति किसकी होती है? तो भारतीय तार नियम 2007 के नियम 419 के ए के तहत फ़ोन टेपिंग के आदेश केवल केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव अथवा राज्यों में इसके समकक्ष, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव अथवा राज्यों में इसके समकक्ष अधिकारी द्वारा ही जारी किया जा सकता है। ठीक है, इस आदेश की सूचना सेवा प्रदाता को लिखित रूप में प्रदान करना होगा। इसके बाद ही टेपिंग शुरू की जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में टेपिंग के कारणों को दर्ज करना होगा कि क्यों टेप किया जा रहा है। हालांकि असाधारण मामलों में आदेश अधीनस्थ पद के अधिकारियों द्वारा भी किया जा सकता है।
जिसमें ऐसे अधिकारी शामिल हैं जो भारत सचिव, सरकार के संयुक्त सचिव के पद या केंद्रीय स्तर पर अधिकृत विधि प्रवर्तन एजेंसी के प्रमुख या द्वितीय वरिष्ठतम अधिकारी के अधीनस्थ ना हो, और राज्य स्तर पर ऐसे अधिकृत अधिकारी जो पुलिस महानिरीक्षक के पद के अधीनस्थ ना हो, मतलब इनके नीचे नहीं होने चाहिए, इनके समक्ष या फिर इनसे ऊपर वाले। इस तरह का आदेश एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचना किया जाना चाहिए। सामान्य फ़ोन टेपिंग तकनीक होती क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। टेपिंग की प्रक्रिया क्या है? एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क, ठीक है, और लीज्ड लाइन जो कि आजकल यूज़ होती है। तो इसमें क्या है, एक मध्यस्थ सर्वर एक कॉल को इंटरसेप्ट करता है और पुनः उसे एक प्राइमरी इंटरफेस लाइन के माध्यम से सरकारी एजेंसी के कार्यालय में भेज देता है। मतलब एक तरह से अवरोध किया कॉल को और उसको सरकारी एजेंसी में भेज दिया, ठीक है। इसके साथ ही पुलिस अपनी पीआरआई लाइन पर फ़ोन सुन सकती है और रिकॉर्ड को संबंध कंप्यूटर से संग्रहित कर सकती है, रिकॉर्ड करके कलेक्ट कर सकती है। इसके साथ साथ इंटरसेप्टेड या अवरोधित कॉल की एक ध्वनि फाइल भी रिकॉर्ड की जाती है और मध्यस्थता सर्वर में संग्रहित की जाती है। अब जो लीज लाइन है, इसमें क्या होता है, सेवा प्रदाता एक समर्पित तेज गति वाले फाइबर ऑप्टिक्स केबल कनेक्शन के माध्यम से एजेंसी को अपने केंद्रीय नेटवर्क तक जो है प्रत्यक्ष पहुंच प्रदान करता है, मतलब वही सरकारी एजेंसी को देता है। टाइम लैग क्या होता है, कॉल से संबंधित डेटा का स्थानांतरण वास्तविक समय में नहीं होता, ठीक है, जबकि ये वास्तविक समय में प्रसारित होता है 2 Mbps की स्पीड से, बल्कि किसी भी कॉल के समाप्त होने की संभावना न्यूनतम होती है। 64, ये क्या है, पुराने वाला 64 kbps की धीमी गति से परिणाम स्वरूप 2 से 3 मिनट का समांतर हो जाता है। लाभ क्या है, ये सस्ती होती है, यह महंगी होती है क्योंकि तीव्र गति वाले फाइबर ऑप्टिक्स केवल कनेक्शन को बिछाने की लागत अधिक होती है। उपयोगिता क्या है, राज्य एजेंसी ISDN पर अधिक निर्भर होती है क्योंकि यह सस्ती होती है। राज्य एजेंसी ज़्यादातर इसका यूज़ करती है, पर अगर इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करें तो वो इसका यूज़ करती है, ठीक है। फ़ोन टेपिंग की शक्ति के दुरुपयोग का विरुद्ध प्रतिबंध। अंतिम उपाय, कानून ने यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि सूचना प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका नहीं होने पर ही अवरोधन का आदर्श दिया जाना चाहिए। कोई और अगर तरीका नहीं है तो ही ये किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा समय सीमा, इंटरसेप्शन के निर्देश यदि इसे पहले से ही निरस्त नहीं कर दिया गया तो 60 दिन से अनधिक अवधि के लिए लागू रहेंगे। इन्हें नवीनीकृत किया जा सकता है, किंतु कुल 180 दिनों से अधिक ये जो है नहीं हो सकता है। मतलब आप किसी का अगर फ़ोन टैप करें तो 180 दिन से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। समीक्षा समिति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए किसी भी आदेश की समीक्षा मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा की जाती है, जिसमें विधि और दूरसंचार सचिव सदस्य होते हैं। राज्यों में इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा की जाती है, जो राज्य में होता है, जिसकी विधि और गृह सचिव सदस्य होते हैं। समीक्षा समिति अवरोधित किए गए संदेश या संदेशों के किसी वर्ग की प्रति या जो कॉपी होती है उसको नष्ट करने के निर्देशों और आदेशों को रद्द कर सकती है। अभिलेखों को नष्ट करना, जो कॉपी आपने जमा किया उसकी रिकॉर्डिंग की, ऐसे निर्देश से संबंधित अभिलेखों को यदि वे कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनिवार्य नहीं है या ऐसा होने की संभावना नहीं है तो प्रत्येक 6 महीने में नष्ट कर दिया जाएगा। मान लीजिए कोई अपराधी अगर उसकी वो जेल से छूट ही गया तो उसकी कॉपी क्या होगी, रद्द हो जाएगी, वो तो है ना, डिलीट हो जाएगी। सेवा प्रदाता को अवरोधन बंद करने के 2 महीने के भीतर इंटरसेप्शन के निर्देशों से संबंधित रिकॉर्ड को नष्ट करना होता है। उसके अलावा ये देखिए, ये फ़ोन टैपिंग से जुड़े महत्वपूर्ण वाद दे रखे हैं यहाँ पे। PUCL बनाम भारत संघ 1996 फैसला क्या था, टेलीफोन टैपिंग निजता के मौलिक अधिकार का हनन है। इस वाद में राज्य द्वारा मनमाने तरीके से निगरानी की शक्तियों के उपयोग पर कुछ लगाम लगाई गई। KLD नागश्री बनाम भारत संघ 2006, इसमें जो है धारा 5 के 1 और 2 के तहत सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इसे आवश्यक करार दिया गया था। उसके अलावा रयाल M भुवनेश्वरी बनाम नागफानेंद्र दयाल, फैसला क्या है, पति द्वारा पत्नी की बातचीत को टेप करना अवैध है, ठीक है। प्रतिक्रियात्मक पारदर्शिता, तो प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए उद्देश्य से कई प्रावधान किए गए। क्या क्या प्रावधान किए गए जिसमें प्रतिक्रियात्मक पारदर्शिता दिखे, तो इसके लिए जो है सेवा प्रदाता को लिखित निर्देश, सबसे पहले जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको लिखित निर्देश देते हैं। इसमें इसके नामित अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक जो है वहाँ का, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अथवा समकक्ष रैंक के अधिकारी द्वारा लिखित रूप से इंटरसेप्शन या जो अवरोध हम करते हैं उसके निर्देशों के अवगत कराया जाना आवश्यक है। कि मतलब इनको बताना चाहिए कि हम जो है इसकी कॉल टैप कर रहे हैं, इनकी नॉलेज में होना चाहिए। सूचना का प्रकटीकरण, तो इंटरसेप्शन के निर्देश में उस अधिकारी या प्राधिकारी का नाम और पदनाम निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है जिसे इंटरसेप्टेड कॉल का खुलासा किया जाना है। सेवा प्रदाताओं का उत्तरदायित्व क्या होगा, तो सेवा प्रदाताओं के लिए नामित नोडल अधिकारियों द्वारा सूचित मिलने के 2 घंटे के अंदर ही सुरक्षा प्रवर्तन एजेंसी को पावती पत्र जारी किया जाना आवश्यक है। मतलब जिसमें उसमें डाटा लिखा होगा कि कब कब इसको जो है
रिकॉर्ड किया जाएगा, कब से कब तक और किस उद्देश्य से रिकॉर्ड किया जा रहा है। उनके द्वारा प्रत्येक 15 दिन में प्रमाणिकता की पुष्टि के लिए सुरक्षा और विधि प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को प्राप्त अवरोधन अनुज्ञप्तियों की एक सूची अग्रेषित करना अनिवार्य है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और प्रभावी आंतरिक उपाय करेंगे कि संदेशों का अनधिकृत इंटरसेप्शन ना हो और पूर्ण गोपनीयता बनी रहे। अनधिकृत इंटरसेप्शन के मामले में सेवा प्रदाता पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। मतलब बिना किसी उसके नॉलेज के आपने सीधा जो है कॉल रिकॉर्ड कर लिया। तो उसके अलावा अवैध फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध उपाय क्या है? तो अनधिकृत फ़ोन टैपिंग निजता के अधिकार का उल्लंघन है और पीड़ित व्यक्ति मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। ठीक है, अनधिकृत फ़ोन टैपिंग की जानकारी होने पर नज़दीकी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है। अगर आपका कोई फ़ोन टैप करे तो आप डायरेक्ट पुलिस थाने में जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पीड़ित व्यक्ति भारतीय तार अधिनियम की धारा 26B के तहत अनधिकृत तरीके से कृत्य करने वाले फ़ोन टैपिंग करने वाले व्यक्ति कंपनी के विरुद्ध न्यायालय जा सकता है। इस धारा के अंतर्गत फ़ोन टैपिंग के लिए गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए 3 वर्ष से के कारावास का प्रावधान है। अधिकृत फ़ोन टैपिंग करने वाले व्यक्ति पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है, किंतु डेटा का साझाकरण अधिकृत तरीके से किया जाना चाहिए। अब देखिए न्यूज़ इन शॉर्ट है यहाँ पे। भारत इंटरनेट के भविष्य पर वैश्विक घोषणा में शामिल नहीं हुआ। तो यह घोषणा इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए सकारात्मक दृष्टि के विकास हेतु भागीदार के बीच एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता है। इसका उद्देश्य क्या है? इंटरनेट को खुला, स्वतंत्र और तटस्थ बनाए रखना। इस घोषणा पत्र में जो है 60 देशों ने हस्ताक्षर किए। इसमें अमेरिका, ये मतलब मेन देश हैं। भारत, चीन और रूस उन बड़े देशों में शामिल है जो इस घोषणा का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑन इंटरनेट। इस घोषणा के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं: सभी लोगों के मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करने की प्रतिबद्धता, एक वैश्विक इंटरनेट को बढ़ावा देना जो सूचना के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करेगा, साथ ही समावेशी और किफ़ायती कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, निजता की सुरक्षा सहित वैश्विक डिजिटल कार्यप्रणाली में विश्वास को बढ़ावा देना, डिजिटल अभिशासन के लिए बहुहितधारक दृष्टिकोण का संरक्षण और मजबूती। उसके अलावा इससे पहले द रिटर्न ऑफ द डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म, इंटरनेट शटडाउन, इस शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित तथ्यों को रेखांकित किया गया। इंटरनेट शटडाउन करने वाले देशों की संख्या में 2020 के 29 से बढ़कर वर्ष 2021 में 34 हो गए थे, जिसमें इंटरनेट शटडाउन किया गया था। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में भी किया गया था कुछ टाइम के लिए। ठीक है, उसमें अगर भारत वर्ष 2021 में लगातार चौथे वर्ष इंटरनेट शटडाउन लगाने वाला शीर्ष देश रहा। इसके अलावा भारत ने देखिए बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम 2001, इस पर भी हस्ताक्षर नहीं किए। बुडापेस्ट कन्वेंशन के तहत डेटा साझा करने वाले प्रावधान राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन होंगे। किसी के साथ मतलब डाटा साझा करना कंट्री के साथ, तो वो राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन होंगे। वर्तमान में यह साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र बहुपक्षीय कन्वेंशन है। ठीक है, उसके बाद देखिए द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT लेज डाउन नॉर्म्स फॉर कोटा इन प्रमोशन, पदोन्नति के आरक्षण के लिए मानदंड निर्धारित किए गए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए एक सेकंड, जो DOPTS ने केंद्र सरकार के सभी विभागों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि की कमी पर डेटा एकत्र करने के लिए कहा। यह डेटा सरकारी पदों में पदोन्नति में आरक्षण की नीति लागू करने से पहले एकत्रित किया जाएगा। ठीक है, मतलब पदोन्नति होगी तो इनके लिए भी सीटों का कुछ परसेंटेज रखना होगा, तो इनकी पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी होगी। DOPT के ज्ञापन में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा जनवरी 2022 में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया गया। इस निर्णय में M नागराज बनाम भारत संघ मामला 2006 के फैसले को सही ठहराया गया। नागराज मामले में न्यायालय में सार्वजनिक नियोजन में अनुसूचित जाति और जनजाति की पदोन्नति के लिए निम्नलिखित 3 शर्तें प्रस्तावित की गई। कौन सी शर्तें? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पर्याप्त प्रतिनिधित्व होने के संबंध में एक तो संख्यात्मक डेटा का संग्रह किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब उनकी नंबर ऑफ जो अनुसूचित जनजाति और जाति है वो हमारे पास होना चाहिए। इस डेटा को प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग से लागू किया जाना चाहिए। संवर्ग को पदोन्नति रोस्टर के संचालन के लिए एक इकाई माना जाएगा। पदोन्नति में आरक्षण, उसके अलावा तो इसमें संविधान का अनुच्छेद जो 16 का 4 है, ठीक है, राज्य को अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करने के लिए अधिकार प्रदान करता है। उसके अलावा देखिए नागराज बनाम भारत संघ मामला 2006, सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के लिए पालन किए जाने वाले 3 मापदंड निर्धारित किए थे। ठीक है, जनरल सिंह बनाम LN गुप्ता मामले 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि राज्यों को अनुसूचित जाति और जनजाति के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक मतलब संख्यात्मक डेटा उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है,
राज्यों के लिए कहा है। उसके अलावा देखिए ये फिगर में अलग से दे रखे हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले हैं, थोड़ा वीडियो पॉज करके एक बार आप देख लीजिएगा, ये सारे जो है दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये हमने कुछ ऊपर देख भी लिया है। अगला देखिए क्या है, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी का इस्तीफा और उसकी पुनर्बहाली के नियम, ठीक है। 2019 में जो है IAS पद से इस्तीफा देने वाले एक अधिकारी को पुनर्बहाल कर दिया गया। IAS IPS भारतीय वन सेवा के किसी एक अधिकारी का इस्तीफा अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 के नियम 5(1) और 5(1)(1) द्वारा शासित होते हैं, ठीक है। अन्य केंद्रीय सेवाओं के संबंधित अधिकारियों के इस्तीफे के लिए भी इसी तरह के नियम है। इस्तीफा प्रस्तुतिकरण के बाद वापस लेने के नियम, मतलब किसी ने वो दे दिया इस्तीफा और उसको दोबारा आप जॉब के लिए ज्वाइन करवा दे, डी ये जो है डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट 2001 के अनुसार केंद्र सरकार किसी अधिकारी को जनहित में अपना इस्तीफा वापस लेने की अनुमति दे सकती है। यदि कोई अधिकारी जिसने अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया है सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी स्वीकृति से पहले उसे वापस लेने के लिए लिखित सूचना भेजता है तो इस्तीफा स्वतः वापस लिया गया समझा जाएगा, ठीक है। अगर आपने वापस ले लिया तो आप दोबारा जॉब पे आ सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि अगर आपने कहा कि मैं इस्तीफा दोबारा वापस ले रहा हूँ तो केंद्र सरकार किस कंडीशन में आपको मना कर सकती है। एक सदस्य किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी संगठन से जुड़ा और राजनीति में भाग लेता हो, आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिया तो आपको मना कर सकती है। एक सदस्य किसी भी राजनीतिक आंदोलन या राजनीतिक गतिविधि में भाग लेता है या किसी अन्य तरीके से सहायता करता है या किसी विधायिका या स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के संबंध में प्रचार करता है तो अपने आप प्रभाव का उपयोग करता है या भाग लेता है तो भी वो उसका इस्तीफा दोबारा से वो हो जाएगा, मतलब जॉब नहीं मिलेगी। एक IAS अधिकारी का इस्तीफा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। राज्य में सेवारत अधिकारी के मामले में राज्य के मुख्य सचिव के समक्ष कर सकता है। एक अधिकारी जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है के मामले में संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव के समक्ष कर सकता है। संबंधित संवर्ग या राज्य की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद ही सक्षम प्राधिकारी अर्थात केंद्र सरकार अधिकारी के इस्तीफे पर विचार करती है, ठीक है। सक्षम प्राधिकारी को के सामने जो है IAS के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जो DOPT है उसमें राज्य मंत्री, IPS के संबंध में गृह मंत्री और वन सेवा के संबंध में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, ये तीनों मंत्री क्या करते हैं, इनके समक्ष वो इस्तीफा प्रस्तुत कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तो बस ये पॉलिटिकल बस यही बचा है अभी। इसके बाद जो है कल हम IR करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तेज और सुरक्षित ट्रांसमिशन। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश ने जो फास्टर नामक एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है उसका शुभारंभ किया है। यह एक डिजिटल मंच है। फास्टर क्या है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिजिटल मंच है जिसने न्यायालय के अधिकारियों को न्यायिक आदेशों की ई प्रतियां ई कॉपीज जो है उसको तत्काल प्रसारित करने में मदद मिलेगी। मतलब ऑनलाइन जो रिकॉर्ड वो होता है वो आपस में शेयर कर सकते हैं। इस प्रणाली का अंतरिम आदेश, स्थगन आदेशों, जमानत आदेशों, कार्यवाही के रिकॉर्ड की ई प्रमाणित प्रतियों को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार चैनल के माध्यम से संबंधित पक्षों को भेजा जा सकेगा। इससे न्यायालय के आदर्शों आदि का पालन और उन पर तत्काल कार्यभार संभव हो सकेगा। इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर विकसित किया जाएगा। ध्यातव्य है कि न्यायालयों के आदेश के बाद भी जेल से कैदियों की देरी में रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान सुओ मोटो लेते हुए इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, ये क्या है, यह जो है अलग अलग प्रकार के लाइसेंस, अनुमतियों, पंजीकरण आदि के लिए ब्रॉडकास्ट के आवेदन की त्वरित फाइलिंग और प्रोसेसिंग हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल सॉल्यूशन है। इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। याद रखिएगा, सूचना और ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। यह एक सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल वेब पोर्टल है। यह ब्रॉडकास्ट को एंड टू एंड समाधान प्राप्त करता है। साथ ही यह संबंधित पारितंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की सुनिश्चित करता है। इससे आवेदनों से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही को पूरा करने में लगने वाले समय में कमी आएगी। साथ ही यह आवेदकों को अपने आवेदन से संबंधित प्रगति को ट्रैक करने के लिए भी सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही। यहाँ पे हमारा पॉलिटी ख़त्म होता है। उसके बाद कल से हम IR करेंगे कल को, ठीक है। तो उसके अलावा आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा हैव अ गुड डे।